हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। चलिए भाई, लेट्स प्रोसीड फर्दर और अपने नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या डील किया था। लास्ट क्लास में हम लोग ने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स कर ली थी कि अलग अलग कौन सी सजाएं होती हैं जो कि हम लोग को मिलती हैं अगर हम लोग कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, तो उसमें कौन कौन सजाएं मिलती है और टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हमारा हो चुका था। सबसे मेन जो सबसे बड़ी पनिशमेंट, सबसे खतरनाक पनिशमेंट कौन सी होती है? द डेथ पेनल्टी। ठीक है, फांसी की सजा। उसके बाद सर हमारी एक उम्र कैद होती थी। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट फॉर द स्पेसिफिक टेन्योर के लिए होता है। उसके बाद एक और हमारी पनिशमेंट होती थी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टीज। उसके बाद एक फाइन और एक हमारी नई पनिशमेंट जो जुड़ चुकी है वो उसका नाम था कम्युनिटी सर्विसेज। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कर ली थी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक। और टॉपिक का देखिए हेडिंग क्या लिखी है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे डील करना है हम लोग को। बहुत से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। प्रॉपर्टी कोई भी हो, ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी कोई भी हो, चाहे वो आपकी मूवेबल हो, ठीक है, और चाहे आपकी वो कौन सी हो, इमूवेबल हो। ठीक है, इमूवेबल हो, दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर आएंगी। दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर अब आती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बहुत से ऑफेंसेस होते हैं, जैसे चोरी। चोरी किसकी करते हैं सर? प्रॉपर्टीज की ही चोरी होती है। ठीक है, डकैती, डाका डालते हो, किस लिए डाका डालते हो भाई साहब? किस लिए? कोई ना चीज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर होता है। रॉबरी, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन को होता है, समझ आता है? एक्सटॉर्शन फिरौती मांगते हैं कि भाई साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर तुमने पैसा नहीं पहुंचाया तो ठीक है तुमको बदनाम कर देंगे, तुम्हारे बच्चे की जान ले लेंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर तुमने ये चीज मुझे नहीं दी तो। क्या नहीं दी भाई? प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है? तो सब ऑफेंस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, बहुत से ऑफेंसेस है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आएगा आगे, आगे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज आएगा आगे जाके। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जितने भी ऑफेंसेस हैं ये सब अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज होता है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, वैसे आपके साथ में मैंने लिख भी दिया है अभी। प्रॉपर्टी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। आपको पता है सर, एक मूवेबल होती है और एक आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है। एनी ऑफेंस विच इज कमिटेड अगेंस्ट आइदर ऑफ द टू, आइदर ऑफ द टू, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो चाहे वो मूवेबल से रिलेटेड हो, इज पनिशेबल अंडर द बीएनएस। बीएनएस में पनिशमेंट है उसकी। ठीक है, बीएनएस में क्या है? पनिशमेंट है। तो प्रोविजन फॉर द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी हैव बीन enumerated अंडर चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। और कितने सेक्शंस हैं? सेक्शन नंबर 303 से लेकर 334 तक। ठीक है, 303 से लेकर 334 तक ये पूरे सेक्शंस आपके हैं। अब हम लोग को कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में, वो पूरे सेक्शंस में आपको कराऊंगा। ठीक है, मगर स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 303 से होगी ऑफ द बीएनएस। सम ऑफ द सम ऑफ द ऑफेंसेस, देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, देखिए लाइक थेफ्ट, snatching, extortion, robbery, डकैती, criminal misappropriation of property, cheating, fraudulent deed and disposition of properties, एक्सेप्ट्रा। एक्सेप्ट्रा लिखा है मतलब अभी भी लिस्ट इज इंक्लूसिव, अभी और भी ऐसे ऑफेंसेस हैं जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। और ये जितने ही चीज लिखी है ना, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपके टॉपिक में। अब हम लोग एक एक को लेके चलेंगे, एक एक ऑफेंस के बारे में हम लोग को अब बात करनी है। ठीक है, उसमें क्या होता है, क्या प्रोविजन लिखा हुआ है, क्या उसकी सजाएं एंड ऑल है, ये सब कुछ हम लोग इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भाई, बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है? चलिए भाई, लेट्स प्रोसीड और स्टार्ट करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। और पहला ऑफेंस जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है वो है हमारा थेफ्ट। वो आपका थेफ्ट है और सेक्शन नंबर लिखा हुआ आपके सामने, लिखा था ना 303 से स्टार्ट है 334 तक। देखिए पहला सेक्शन आपका जो है दैट इज थेफ्ट, सेक्शन नंबर 303। और थेफ्ट का मतलब क्या होता है सर? हिंदी में जरा बताइए, थेफ्ट का मतलब क्या होता है सर? थेफ्ट का मतलब होता है सर चोरी। क्या होता है? चोरी होता है। और चोरी तो आपको वैसे इजीली पता ही होगा वैसे तो। हाँ, पता है कि नहीं पता? मैंने तो स्टार्टिंग वाली क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था, थेफ्ट का भी दिया था मैंने, रॉबरी का भी दिया था, डकैती का भी आपको एग्जांपल दे चुका हूं मैं। ठीक है, रात को बंदा आपके घर पे आया, आप आराम से चैन की नींद सो रहे हो, आता है भैया आराम से, ज्वेलरी हो गई, आपके पैसे हो गए, और आपका भाई जो भी घर का सामान है, वैल्यूएबल थिंग्स है, वैल्यूएबल सिक्योरिटीज है, उठाया और लेके फरार हो गया बिना कोई भनक लगे हुए। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या पे यहाँ पे क्या चीजें हो रही है बताइए आप? कोई इंसान आता है, ठीक है, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी लेके जाता। प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी आती है थेफ्ट में, आपको बता देता हूँ। थेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी रोल इसके अंदर नहीं होता। जो चोरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ
मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। किसकी होती है? तो दिमाग में रखना, थेफ्ट इज़ ओनली फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? तो कोई इंसान आता है, कोई इंसान का मतलब कौन है सर? ह्यूमन बीइंग होगा वो, ठीक है? वो कौन होगा? ह्यूमन बीइंग होगा। वो मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? लेके जा रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हो रहा है। आपकी बिना मर्ज़ी से हो रहा है। अगर आपकी मर्ज़ी से होगा तो चोरी कहाँ हुई? तब तो आपने अपनी कंसेंट दे दी है। ठीक है? तो विदाउट योर कंसेंट हो रहा है, विदाउट द कंसेंट किसका? विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन पोसेसिंग द प्रॉपर्टी, जिसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है, उसके बिना मर्ज़ी के मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मूव कर रहा, और किसको मूव कर रहा है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव कर रहा है। समझ आ रही है? मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव कर रहा है, और किस लिए मूव कर रहा है? किस लिए मूव कर रहा है? फॉर सम रॉन्गफुल गेन, फॉर सम रॉन्गफुल गेन मतलब उसकी एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। उसकी क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। तो ये चीज़ें अगर आ गई तो मान लेंगे चोरी हो गई। तो ये एसेंशियल पॉइंट्स है थेफ्ट के। पहले एक बार आप डेफिनेशन हल्का सा ऊपर पढ़ लो, मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ। एक बार पढ़िए, बस रीड करिए बस, और कुछ नहीं करना। देखिए क्या लिखा है? हूएवर इंटेंडिंग टू टेक, इंटेंडिंग का मतलब इंटेंशन है। टू टेक डिसऑनेस्टली, टू टेक डिसऑनेस्टली मतलब अपने साथ ले जाना चाहता है, टेक डिसऑनेस्टली, ठीक है? तो मतलब इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन है टू मूव द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है? और प्रॉपर्टी कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए लिखा हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी, लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी। कहां से ले जाना है? आउट ऑफ द पोजेशन लेके जाना है। किसके पोजेशन से? आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, कोई भी हो, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन का मतलब कोई भी इंसान हो जिसके पास कोई प्रॉपर्टी हो। जरूरी नहीं वो पर्सन ओनर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एनी पर्सन का मतलब जिसके पास भी प्रॉपर्टी है उसके कब्जे से आप लेके जा रहे हो प्रॉपर्टी को बाहर। सीधी सी बात है। यहाँ पे एनी पर्सन का मतलब यही है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पर्सन ओनर हो। तो मतलब एक तरह से ये बोल सकता हूँ, टेकिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजेशन ऑफ अ पोजेशनर, जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी है उसके पोजेशन से आप लेके जा रहे हो। जरूरी नहीं है वो पर्सन ओनर हो उस पर्टिकुलर संपत्ति का, जरूरी नहीं है। अच्छा, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, कंसेंट नहीं होनी चाहिए। और कंसेंट दो तरह की होती है, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो। कंसेंट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और क्या कर रहा है? मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, इस तरीके से मूव कर रहा है क्योंकि उसको वो प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है? लेने के मकसद से जा रहा है वो। इज सेट टू कमिट थेफ्ट। अगर ये सब चीजें हो गई तो मान लिया जाएगा कि चोरी हो गई है। ये लिखा हुआ है सिंपल सा। अब मैं आपको ना सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। इधर आओ, इधर आ जाओ जरा। देखो थेफ्ट क्या, देखो बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थेफ्ट की जो डेफिनेशन है वो दी है आपका सेक्शन नंबर 303 सबसेक्शन 1 ऑफ BNS। यहाँ थेफ्ट की आपकी जो भी है डेफिनेशन एंड ऑल है, ठीक है? अभी आपको मैंने जो रीड कराया है। अब इधर आ जाओ। थेफ्ट का मतलब क्या हो रहा है? देखो थेफ्ट में क्या क्या चीजें हो रही है, पहले बात तो ये समझेंगे। थेफ्ट, ओहो ये क्या लिख दिया मैंने? देखिए थेफ्ट में क्या क्या हो रहा है, मैं कुछ पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ। पहले आते हैं इधर। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा था? हु एवर, हु एवर। तो पहला क्या लिखा हुआ है? हु एवर। अब ये हु एवर कौन होगा सर? ये हु एवर कौन है सर? हु एवर हमेशा और हमेशा कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, ठीक है? हु एवर का मतलब यहाँ पे है, हु एवर का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, ठीक है? हु एवर मतलब ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? कोई भी इंसान है, क्या कर रहा है वो? लेके जा रहा है क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी एक है। वैसी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी आएगी थेफ्ट में? मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। कैसे लेके जा रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी को? विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट। और कंसेंट किसकी? विदाउट द कंसेंट ऑफ क्या? विदाउट द कंसेंट ऑफ क्या? विदाउट द कंसेंट ऑफ पोजेशनर, जिसकी पोजेशन में प्रॉपर्टी है। कंसेंट ऑफ पोजेशनर, और पोजेशनर जो है जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी है ही, अच्छा चलो ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ पोजेशनर है। और ये जो पोजेशनर है ये कोई भी हो सकता है। ये पोजेशनर जो है ये कोई भी हो सकता है, चाहे ये ओनर हो या ओनर ना हो, ठीक है? विदाउट द कंसेंट ऑफ पोजेशनर। इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताइए। विदाउट द कंसेंट ऑफ पोजेशनर, और पोजेशनर
कैन बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और कैन नॉट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या पता भाई कि उसके खाली कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके पोजेशन से आप लेके जा रहे हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। चलिए अभी मैं आपको समझाता हूँ सब कुछ, ठीक है, और इधर आइए। और ये अच्छा विदाउट द कंसेंट ऑफ पोजेशनर हो गया। इसके बाद साथ साथ क्या थी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ लेके जा रहे हो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के क्या कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी को आप, मूवेबल प्रॉपर्टी को आप रिमूव कर रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी को कर रहे हो रिमूव कर रहे हो, कहां से रिमूव, आउट ऑफ द पोजेशन, आउट ऑफ द पोजेशन। चलिए देखिए अब हो क्या रहा है, देखिए क्या बोल रहा था, थेफ्ट का मतलब क्या है, कोई भी इंसान, तो कोई भी इंसान मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट द कंसेंट ऑफ पोजेशनर, विदाउट द कंसेंट ऑफ पोजेशनर, ठीक है, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन अगर रिमूव कर रहा है फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द पोजेशनर, तो उसको मान लिया जाएगा कि उसने चोरी कमिट कर दी है, चोरी कमिट कर दी है। अब एक बात सुनिए मेरी बात, आपकी आपकी बाइक है, आपकी बाइक आपके घर के बाहर खड़ी हुई है, ठीक है, कोई आता है डुप्लीकेट चाबी बनवा के आता है, जो भी आता हो उससे मतलब नहीं है, तो ताला तोड़ देता है, जैसा भी करे, आता है, आपकी बाइक को ऑन करता है और बाइक लेके फरार हो जाता है। क्या करा इस बंदे ने, क्या करा इस बंदे ने, कोई आया, whoever ह्यूमन बीइंग आया, मूवेबल प्रॉपर्टी बाइक है आपकी, आपसे पूछा क्या, आप तो घर में आराम से रिलैक्स कर रहे थे, आराम से चाय पी रहे थे, विदाउट द कंसेंट ऑफ पोजेशनर, पोजेशन मतलब आपकी पोजेशन में बाइक है, आपकी बाइक है, बाहर खड़ी हुई है, पोजेशन आपका है बाइक के ऊपर, ठीक है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है उसकी, डिस इंटेंशन है भाई साहब, अगर ऑनेस्ट इंटेंशन होती है उसकी तो आपसे चाबी मांग के लेके जाता ना, बोलो भाई चाबी मांग के जाता कि नहीं जाता, बताइए भाई, ठीक है, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है उसकी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब क्या है कि उसका मतलब, इसका मतलब होता है कि फॉर सम रॉन्गफुल गेन, फॉर सम रॉन्गफुल गेन, ठीक है, रॉन्गफुल गेन के लिए, ठीक है, फॉर सम रॉन्गफुल गेन ऑफ हिमसेल्फ, अपना कुछ प्रॉफिट करने के लिए। देखो रॉन्गफुल गेन ना, ये डिसऑनेस्ट ना, डिसऑनेस्टली वर्ड डिफाइंड है पीएनएस के अंदर, वहां पे आप देखोगे डिसऑनेस्टली से अगर डिसऑनेस्ट एक्ट अगर कोई करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ आप रॉन्गफुल गेन करना चाह रहे हो या सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब फॉर सम रॉन्गफुल गेन, बाइक को क्या किया उसने, लेके अपने साथ चला गया, मूव हो गई बाइक, रिमूव कर दिया कहां से, आउट ऑफ द पोजेशन। आ रहा है समझ, आ रहा है समझ कि नहीं, तो यहाँ पे पोजेशन वाला वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द पोजेशनर लेके जा रहे हो। अच्छा एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, दो दोस्त हैं, एक ए है एक बी है, ऐसे सुनो, इधर आओ, एक ए है एक बी है, अब ए की ना एक बाइक है, ए की क्या है, बाइक है, जो भी मैंने एग्जांपल आपको दिया, ये बाइक, ए की बाइक अगर मिस्टर सी लेके चला जाता है, ए की बाइक अगर मिस्टर सी तो रिमूव कर देता है विदाउट कंसेंट ऑफ मिस्टर ए विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो क्या बोलेंगे, चोरी है, द आंसर इज यस, चोरी है, चोरी है, ये अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल सुनो, मिस्टर ए ने अपनी बाइक मिस्टर बी को दी, मिस्टर बी को बाइक की जरूरत थी, बाइक दी, क्या दी है, बाइक, किस लिए दी है, तो जरूरत है मिस्टर बी को, कितने दिन के लिए दी, एक दो दिन के लिए बाइक दे दी, मिस्टर बी क्या ओनर है बाइक का, द आंसर इज न, द आंसर इज नो, आंसर इज नो। पोजेशन किसके पास है प्रॉपर्टी का, मिस्टर बी के पास है, पोजेशन किसके पास है बाइक का, बी के पास है, बी मगर ओनर नहीं है, बी के घर से वो बाइक चोरी हो जाती है, बी के घर से वो बाइक मिस्टर सी चोरी कर लेता, मतलब लेके चला जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ बी, तो क्या यहाँ पे चोरी हुई है, द आंसर इज यस, यहाँ पे भी चोरी हुई है। अब एक बात बताइए, जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी थी क्या वो ओनर था, क्या ओनर था मिस्टर बी प्रॉपर्टी का, द आंसर इज नो। समझ आ रहा है, तभी वहां पे लिखा था एनी पर्सन, किसी के भी पोजेशन से आप अगर प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो बिना उसकी मर्जी से, विथ सम डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अगर आप ले चल रहे हो, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजेसर, तो भाई साहब हम मान लेंगे कि आपने चोरी कमिट कर दी
आ रहा है समझ? ये समझ आया कि नहीं आया ये बताइए भाई? समझ आ रहा है कि नहीं आपको आ रहा है? बोलो, ठीक है? आता है समझ कि नहीं आता है समझ? तो ये भाई आपका प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न है आपका थेफ्ट का और आपको मैं बता दूँ, इसकी जो सज़ाएँ हैं और ये अच्छा एक और चीज़ देख लो, ये जो विदाउट कंसेंट लिखा है मैंने ना विदाउट कंसेंट ऑफ पोज़ेशनर, यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ मैं। नाइदर एक्सप्रेस नॉर इम्प्लाइड, कोई भी कंसेंट नहीं है पोज़ेशनर की, ठीक है? ना एक्सप्रेस है, ना तो इम्प्लाइड है, कोई भी कंसेंट उस पर्सन की नहीं है। विदाउट द कंसेंट आप लेके जा रहे हो बाइक को। क्लियर है? आता है समझ? चलिए भई, अब इसकी जो सज़ाएँ हैं, पनिशमेंट्स और थेफ्ट ये अलग-अलग सेक्शन में दी हुई हैं, अलग-अलग तरीके से आप चोरी करते हो, तो अलग-अलग तरीके से इसकी पनिशमेंट दी गई है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? बुक में दिखाऊँगा मैं आपको। बस सेक्शंस बता रहा हूँ, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट आपका दिया हुआ है अ, अलग-अलग सेक्शंस एक सेक्शन नंबर 303 सबसेक्शन 2 में ही दिया है, इसी सेक्शन में जो है सबसेक्शन 1 में उसकी डेफिनिशन और 2 में उसका पनिशमेंट है। एक सेक्शन आपका है सेक्शन नंबर 305 एक सेक्शन आपका 306 और एक और है सेक्शन 307 ये 4 सेक्शन है जहाँ पे थेफ्ट की क्या दी है पनिशमेंट्स दी हैं। अलग-अलग तरीके से थेफ्ट है तो उसकी अलग-अलग एक तरीके से क्या है उनकी पनिशमेंट्स है, ठीक है? क्या कौन-कौन से केसेज़ अभी आगे डील करेंगे, दिखाएँगे अभी आप, ठीक है? इतना समझ आ रहा है? चोरी समझ आ गई कि चोरी क्या हो रहा है? बोलो, चोरी समझ आ गया? चलिए आइए एक बार बुक से एक बार रीड करा के आपको दिखा दें एक बार। देखिए भई क्या लिखा हुआ है। हूएवर इंटेंडिंग टू टेक हूएवर समझ आ गया सर हूएवर मतलब ह्यूमन बीइंग इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली मतलब सर डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो एक ही हो गया एक ही हो गया एनी मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर रहा है इंटेंडिंग टू टेक इमूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन ये लीजिए भाई आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन आ गया एनी पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है चाहे ओनर हो चाहे ओनर ना हो उससे कोई मतलब नहीं है विदाउट दैट पर्सन कंसेंट लो भाई बिना उस पर्सन की मर्जी से बिना उस पर्सन की मर्जी से आप प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो और कंसेंट का मतलब चाहे इम्प्लाइड चाहे एक्सप्रेस दोनों कंसेंट नहीं है ठीक है दोनों कंसेंट नहीं है और क्या कर रहे हो मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग और प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हो मूव कर रहे हो ठीक है मूवमेंट होना बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी मूवमेंट होना बहुत 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 जरूरी है प्रॉपर्टी का दिमाग में रखिएगा समझ आ रहा है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना प्रॉपर्टी इस तरीके से प्रॉपर्टी को मूव करना सो दैट वो जो पोजेसर था उसके कंट्रोल में प्रॉपर्टी नहीं है मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था एक एग्जांपल आपको दिया था अटेम्प्ट का और कंप्लीटेड ऑफेंस का एक एग्जांपल दिया था मेड वाला कि मेड घर में काम कर रही थी उसको डायमंड रिंग मिली ठीक है उसको क्या मिली डायमंड रिंग मिली है और डायमंड रिंग उसने क्या करा है डायमंड रिंग उसने उठाई और क्या करी कारपेट के नीचे छुपा दी मतलब घर के ऐसे कोने में छुपा दी मतलब मूवमेंट हुआ ना प्रॉपर्टी का उठाया और ऐसे कोने में छुपा दी ऐसी जगह छुपा दी सो दैट जो उसका ओरिजिनल ओनर है या मालिक है जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी उसको प्रॉपर्टी वो नहीं मिल सकती थी तो यहाँ पे क्या हो रहा है मूवमेंट हो रहा था मैंने आपको बताया था वो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट है या तो क्या करा रिंग ली और अपने साथ लेके चली गई रिंग लेके चली गई समझ आ रहा है बताया था मैंने तो इसको क्या मैंने बताया था ये भी कंप्लीटेड ऑफेंस ऑफ थेफ्ट होता था और एक और आपको चीज बताई थी कि अगर उसने प्रॉपर्टी उठाई थी ठीक है और छुपाने की कोशिश कर रही थी या ले जाने की कोशिश कर रही थी मगर पकड़ी गई थी तो उसको क्या बोलते थे अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट उसको बोला जाता है उसको अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट बोला जाता है अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट की सजा यहाँ पे नहीं है सेक्शन 303 में नहीं है कहीं भी 303 आपका 305 6 7 में अटेम्प्ट टू थेफ्ट नहीं है अटेम्प्ट टू थेफ्ट की जो सजा है वो सेक्शन नंबर 60 ऑफ पीएनएस में है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में जब अटेम्प्ट का टॉपिक पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था अटेम्प्ट टू जो थेफ्ट है उसकी पनिशमेंट कहाँ पे दी है सेक्शन नंबर 62 ठीक है जो जर्नल प्रोविजन है रिलेटेड टू द पनिशमेंट ऑफ फॉर अटेम्प्ट मैंने आपको बताया हुआ है क्लियर है आ रहा है तो मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है मूवमेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है और इसके आगे भी ना नीचे एक्सप्लेनेशंस दी है इसके डेफिनेशन के अंदर एक्सप्लेनेशन पांच पांच एक्सप्लेनेशन दी है इसके अंदर अभी तो हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे वहां पे दिखाएगा कि किस किस तरीके से मूवमेंट माना जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो मान लिया जाएगा मूवमेंट हो चुका है अभी आगे देखते हैं और ये देखिए फॉलोइंग आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी पीपीटी के थ्रू ही बता दिया है देखिए पहला डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए
प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल होनी चाहिए, प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन से प्रॉपर्टी मूवमेंट हो रहा हो। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी शुड हैव बी टेकन विदाउट द कंसेंट होना चाहिए। और एक और चीज है, देयर मस्ट बी सम मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, देयर में बी सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है एक जगह से दूसरी जगह का। समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए भाई, बोलो। क्लियर है? ठीक है, चलिए, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द टेकिंग ऑफ, अब आते हैं जरा नीचे आइए, एक्सप्लेनेशन इसकी कुछ दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हैं। एक्सप्लेनेशन इस डेफिनेशन के साथ ही एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं, और देखिए कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन लिखी है। नंबर वन, एक्सप्लेनेशन नंबर वन, अ थिंग सो लॉन्ग एज इज अटैच्ड टू द अर्थ, अ थिंग सो लॉन्ग एज, जब तक वो अर्थ से अटैच्ड है, ठीक है, नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर। लो भाई, अगर कोई भी चीज अटैच्ड है अर्थ से तो क्या वो मूवेबल है? आप बताइए। पेड़, पेड़ लगा हुआ है जमीन में, क्या वो पेड़ मूवेबल प्रॉपर्टी है? द आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज नो। तो सर क्या वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बनेगा? क्या पेड़ की चोरी, पेड़ को चोरी हो सकती है उसमें? द आंसर इज तो वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट है ही नहीं। बट इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग, बट इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, मगर ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बन जाएगा एज सुन एज इट इज सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ, मगर जैसे ही उसको अर्थ से अलग कर दिया जाएगा। अब पेड़ है, पेड़ को काट दिया, पेड़ है, पेड़ को काटा और फिर लेके जा रहे हैं, तो क्या ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट अब बन जाएगा? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। आ रहा है समझ? पेड़ लगा हुआ है, महंगा पेड़ है, महंगी लकड़ी आती है भाई साहब उसकी, लगा हुआ है, अब पहुंचता है कोई आपका, कोई बाग है, बगीचा आपका कुछ है, कुछ भी ले लो, ठीक है, आपने अच्छे अच्छे वहां पेड़ लगाए हुए हैं, शीशम की लकड़ी लगाई हुई है आपने, चंदन का लगाया हुआ है, हाँ, जो भी है, ठीक है। अब कोई आता है और पेड़ को काटता है, सीवियर करता, अलग करता है उसको पहले और फिर लेके जाता है, तो क्या वो चोरी है? द आंसर इज यस। अब वो चोरी है सर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई बताइए, बताओ, चोरी है कि नहीं चोरी है? द आंसर इज, ठीक है, आ रहा है समझ? आगे आइए, अ मूविंग इफेक्टेड बाय सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सीवरेंस बाय बी, अच्छा, मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सीवरेंस, अच्छा, अब जमीन में कोई चीज गड़ी हुई है, जब माइनिंग एंड ऑल वहां पे होती है ना, जहाँ पे जमीन में कोई चीज है, ठीक है, आपको पता है कि इस जमीन के अंदर बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं कि भाई साहब, यहाँ ज़मीन में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि भाई साहब इसकी वैल्यू बहुत है। तो अब कोई बंदा क्या कर रहा है, कोई बंदा क्या कर रहा है, अब चोरी उसको अगर करनी तो क्या करेगा? उसको ज़मीन से निकालेगा, उखाड़ेगा। तो अगर उसने उखाड़ा या अगर उसने निकाला ज़मीन से कोई चीज़, हम मान लेंगे कि उसका मूवमेंट भी हो गया। उसने तो सीवियरेंस किया है, उसने तो अलग करा है धरती से, ज़मीन से उसने अलग करा है प्रॉपर्टी को, ठीक है? अलग करा है, तो हम मान लेंगे कि अगर उसने ये जो एक्ट ऑफ सीवियरेंस है, इसको हम मान लेंगे दिस इज़ आल्सो देन एक्ट ऑफ मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हम ये भी मान के चलेंगे, वही लिखा है। अब मूवमेंट जो हो रहा है किसी भी प्रॉपर्टी का बाय द सेम एक्ट, कौन सा एक्ट? व्हिच अफेक्ट्स द सीवरेंस बाय विया थेफ्ट, जो कि जो एक्ट सीवरेंस वाला था, अलग करने वाला था, उसको हम मूवमेंट भी मान लेंगे। दूसरा ये एक्सप्लेनेशन, तीसरा एक्सप्लेनेशन में आइए आप। अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोल रहा है। अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव, मान लिया जाएगा कि एक पर्सन ने चीज का, किसी भी प्रॉपर्टी का मूवमेंट करा है, मान लिया जाएगा। अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव, ये मान लिया जाएगा, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव, ये मान लिया जाएगा कि पर्सन ने चीज को मूव कर दिया है, प्रॉपर्टी को मूव कर दिया है। कैसे? बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग। लो भाई, या तो सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग, मतलब क्या है, मतलब क्या है? अब देखिए आप, कोई ऑब्स्टेकल है जिससे, अब कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आपने क्या करा हुआ है, उस प्रॉपर्टी को आपने या तो भाई किसी चीज से बांध के रखा हुआ है, ठीक है, समझ आ रहा है, या तो प्रॉपर्टी कोई है जिसको आपने किसी चीज से बांध के रखा है, आपने, आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी को बांध के रखा हुआ है। आपका डॉग है, डॉग, ठीक है, आपका डॉग है, आपने अपने डॉग को चेन से बांध के रखा हुआ है, पहला चीज, एक एग्जांपल ये बन सकता है। या तो आपकी साइकिल है,
आपकी बाइक है, आपने उसको चेन से बांध के रखा हुआ है, होता है ना चेन में लॉक लगा के रख देते हैं, होता है, ऐसा रखा है। या तो भाई आपकी गाय है, आपके पास काऊ है, ठीक है? और आपने काऊ को कहाँ रखा है? आपका एक बड़ी सी ज़मीन है, ठीक है? आपने यहाँ पे गेट लगवा दिया है और गेट को लॉक करके रखा हुआ है। गेट को क्या करा है? लॉक करके रखा है सो दैट गाय ज़मीन के बाहर ना चली जाए। ये आपने करके रखा है। मगर अब सामने वाला पर्सन जिसको चोरी करना है, उसने क्या करा है? उसने क्या करा, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो रुकावट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहा है? उसको रिमूव कर रहा है। अब जो डॉग है, डॉग के क्या बना है? चेन से बांधा है, उसने क्या करा? चेन खोल दी, चेन तोड़ दी। समझ आ रही है? ऑब्स्टेकल गाय अंदर है, जानबूझ के ये गेट खोल दिया, जानबूझ के गेट खोल दिया क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ इसको रोक रही है, ये चीज़ रोक रही है। अगर मैं ये चीज़ हटा दूँगा तो ये जो चीज़ है ये अपने आप मेरे पास आ जाएगी। तो अगर कोई भी पर्सन अगर ये कोई भी पर्सन ये ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करता है या प्रॉपर्टी को उससे सेपरेट करता है, हम मान लेंगे कि प्रॉपर्टी मूव हो गई है। समझ आ रहा है? मूवमेंट हो गया। देखिए मूवमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कब माना जाएगा कि प्रॉपर्टी मूव हुई है? आप बोलोगे नहीं भाई मैंने तो खाली गेट ही खोला था। भाई आपने गेट खोला, क्यों खोला? इसके पीछे मतलब आपकी कोई ना कोई मैलिफाइड इंटेंशन पहले से थी। हम मान लेंगे आपने प्रॉपर्टी मूव कर दी, भले ही आपने गाय को लेके अपने साथ पकड़ के लेके नहीं गए आप। अगर आपने गेट खोला है तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि भाई साहब जो ऑब्स्टेकल लगाया गया था आपने उसको रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब आप चाहते ही हो कि वो चीज़ आपके साथ चली जाए या आपके पास आ जाए। समझ आ रहा है? देखिए वही लिखा है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज़ अ थिंग मूव, मान लिया जाएगा। अ पर्सन इज सेड टू कॉज़ अ थिंग टू मूव, मान लिया जाएगा पर्सन ने चीज़ को मूव करा है। कैसे? बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल व्हिच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग। ऑब्स्टेकल क्या था? डोर। ऑब्स्टेकल क्या था? जंजीर, चेन। और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। तो जो तीनों चीज मूवमेंट है, तीनों चीज का मूवमेंट है। या तो आप अगर ऑब्स्टेकल रिमूव कर रहे हो, पहला वाला पार्ट ये वाला, देखिए ये वाला, ये। या तो आप क्या कर रहे हो? ऑब्स्टेकल रिमूव कर रहे हो। या तो आप क्या कर रहे हो? सेपरेट कर रहे हो उसको ऑब्स्टेकल से, जो चीज को रोक रही थी। या तो भाई आप एक्चुअली लेके जा रहे हो अपने साथ। तो तीनों चीज मूवमेंट है। समझ आ रही है? तीनों को हम मूवमेंट मानेंगे। इतना समझ आता है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आइए। मूवमेंट का देख लो कितना इंपॉर्टेंट रोल है मूवमेंट वर्ड का यहाँ पे। अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव। लो भाई, अब कोई भी इंसान है किसी भी तरीके से क्या कर रहा है? एनिमल को मूव करवा रहा है। कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज सेट टू मूव दैट एनिमल। अब भाई किसी भी तरीके से अगर आपने एनिमल को मूव करवाया है किसी भी तरीके से, अब आपने क्या पता भाई कोई डॉग था, डॉग को आपने लालच दी बिस्किट्स की, डॉग अच्छा खासा मालिक के घर में अपना बैठा हुआ है, गेट एट ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसको लालच दी, ले 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 ले, ठीक है, जानबूझ के आपने उसको लालच दी, ठीक है, और डॉग आपके पीछे आता गया आता गया आता गया। समझ आ रही है? समझ आ रही है? समझ, देखो वही लिखा, पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल। किसी भी तरीके से अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है? कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज सेट टू मूव दैट एनिमल। मान लिया जाएगा कि आपने एनिमल को मूव करवा दिया अपने साथ। एंड टू मूव एवरीथिंग which in consequence of the motion so caused is moved by that animal। अच्छा भाई अब यहाँ पे एक एग्जांपल सुनो, एग्जांपल सुनिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एंड टू मूव एवरीथिंग which in consequence of that motion so caused is moved by that animal। अब सुनिए, बैलगाड़ी समझ आता है? बैलगाड़ी, बैलगाड़ी बुलक कार्ट, ठीक है, बैलगाड़ी जिसको बैल लेके जाते हैं। अब बैलगाड़ी एक जा रही है रास्ते में, ठीक है, और बैलगाड़ी के ऊपर सामान लोड है, बैलगाड़ी के ऊपर कुछ क्या है? सामान लोड है। क्लियर है? अब आप वहां से निकल रहे हो, आपने देखा बहुत सामान है और बैलगाड़ी अपने डायरेक्शन में जा रही है, कोई उसके साथ में ये नहीं है। या ऐसा ले लो, बैलगाड़ी खड़ी हुई है और सामान लोडेड है, तो बैलगाड़ी चला रहा था वो अपना भाई लंच कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, मान लो ऐसा समझ के तक चल लो। अब कोई आता है और क्या करता है? बैल को लालच देता है कोई वहीं से कुछ खाने पीने का, या इशारा करता है, बोलता है चल 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 चल, जो भी है, जिसकी वजह से बैलगाड़ी मूव करती है और मूवमेंट उसका होने लग जाता है और जाते 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 चलते जाते हैं। मगर बैलगाड़ी अकेले नहीं है, बैलगाड़ी के साथ साथ सामान भी उस पे लोडेड है, सामान भी उस पे लोडेड है। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी एनिमल का मूवमेंट कराता है किसी भी तरीके से, तो पहली बात तो उसको मूवमेंट मानेंगे कि मूवमेंट हो गया। दूसरा, जो भी सामान उसके ऊपर था वो कैरी कर रही है, जो एनिमल, जो भी एनिमल वो सामान को अगर कैरी कर रहा है, तो हम उस सामान का भी मूवमेंट मान लेंगे कि मतलब
चोरी के लिए वो सामान का भी मूवमेंट हो गया है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का मूवमेंट हुआ, यहाँ पे एक एनिमल का भी हुआ और साथ-साथ में जो सामान उसके ऊपर लोड था, उसका भी मूवमेंट हुआ। समझ आ रहा है? क्लियर? तो वही लिखा है। अ पर्सन who by any means causes an animal to move is said to move that animal मान लिया जाएगा एंड टू मूव एवरीथिंग और हर एक चीज़ का मूवमेंट माना जाएगा, मूव एवरीथिंग व्हिच इन consequence ऑफ द मोशन जो भई consequence ऑफ द मोशन मतलब अगर एनिमल चला है, भाई उसका consequence क्या होगा? सामान भी तो साथ-साथ जाएगा। व्हिच इन consequence ऑफ द मोशन सो कॉज्ड इज़ मूव्ड बाय दैट एनिमल। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे जब चोरी एंड ऑल होगी ना, तो यहाँ पे एक की नहीं चोरी होगी, खाली एनिमल की नहीं, दोनों की होगी और माना जाएगा दोनों का मूवमेंट हो चुका है। आ रहा है समझ? लास्ट एक्सप्लेनेशन द कंसेंट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन मे बी एक्सप्रेस और मे बी एम्प्लॉयड। देखिए भई कंसेंट मैंने आपको पहले बता दिया, कंसेंट सर दोनों तरीके की हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड हो सकती है एंड मे बी गिवन आइदर बाय द पर्सन इन पोजेशन और कंसेंट किसकी हो सकती है? जिसके पोजेशन में है या तो जिसको सामने वाले पर्सन ने किसी को ऑथराइज किया हुआ है। कंसेंट हर जगह से हो सकती है। तो अगर कंसेंट है, एक्सप्रेस चाहे इम्प्लाइड तो सर क्या चोरी होगी? तब उसको चोरी हम नहीं मानेंगे। तो वही इस डेफिनेशन में क्या है कि कंसेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए, चाहे एक्सप्रेस चाहे वो इम्प्लाइड। अगर कंसेंट आपकी एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है तो सर वहाँ पे चोरी नहीं होगी। समझ आ रहा है? और कंसेंट किसी की भी, किसकी? चाहे जिसके पोज़ेशन में प्रॉपर्टी हो या तो उस प्रॉपर्टी का जिसके पास ऑथराइज़ेशन हो। आ रहा है समझ? बोलिए भई किन क्लियर है? कंसेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे एक्सप्रेस चाहे इम्प्लाइड। आता है समझ? तभी चोरी मानी जाए। क्लियर है? आता है तो ये 5 एक्सप्लेनेशंस हैं अलग-अलग जो बताते हैं अलग-अलग टर्म्स को बता रहे हैं जो आपकी डेफिनेशन में है, का बता रहे हैं। एक कुछ बता रहा है भई मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का बता रहा है कि किसको मूवेबल माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। दूसरा बता रहा है भई आपका इसका बता रहा है आपका एनिमल्स के मूवमेंट को हम मूवमेंट कैसे मानेंगे, ठीक है? उसके बाद ऑब्स्टेकल्स वाली बातें कर रहा था, उसके बारे में बताया। उसके बाद आपको कंसेंट वाली बातें बताया, ठीक है? कि कंसेंट का मतलब यहाँ पे क्या है। तो एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं डेफिनेशन के अंदर अलग-अलग। क्लियर है? अब इसके नीचे ना कुछ इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये देख लीजिए आप। A cuts down the tree on the Z's ground with the intention of dishonestly taking the tree out of Z's possession। ये ली कि भाई समझ आ रहा है? कट डाउन द ट्री है, ट्री को तो आप ऐसे ले जा सकते हैं क्योंकि तो इमोरल प्रॉपर्टी है। आपने क्या करा है? कट किया है। मिस्टर ने क्या करा है? कट डाउन द ट्री ऑन Z's ग्राउंड। Z का ग्राउंड है तो मतलब Z का ट्री है वो। with the intention of dishonestly taking the tree out of Z's possession without Z's consent. Here, as soon as A has been severed, A has severed the tree. जैसे ही ट्री को अलग करेगा, काटेगा, तो क्या हो जाएगा? In order to such taking, he has committed the theft. जैसे ही काटा, हमने मान लिया। भाई काटा क्यों आपने? पहले तो ये बताइए, काटा क्यों आपने? समझ आ रही है? ए पुट्स अ बेट, लोगो भाई, ए पुट्स अ बेट, लालच दिया डॉक्टर को, डॉग को, डॉक्टर ने डॉग को। A puts a bait for a dog in his pockets and thus induces that dog to follow it. Here A's intention be dishonestly to take the dog out of Z's possession without Z's consent. A has committed theft as soon as Z began to follow Mr. A. मैंने सब आपको एग्जांपल दे दिए। देखिए और आगे देखिए। A meets a bullock carrying a box of treasure। ठीक है, बॉक्स ऑफ खजाने का बॉक्स है। बुलक कार्ट है और कैरी क्या कर रही है? खजाने का कोई बॉक्स है, वो कैरी करके जा रहे हैं। He drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly लो भाई ड्राइव उसको कराया, ठीक है, उसको लालच देके या किसी भी तरीके से इशारा करके बुलक को क्या करा? ड्राइव करवा दिया आगे की तरफ कहीं भी, ठीक है, सो दैट वो जंगल अंगल में कहीं चली जाए और वहां से वो खजाना उतार के लेके गायब हो जाए। In a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock begins to move, A has committed the theft of treasure। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मान लेंगे भाई साहब कि आपने चोरी कर ली। किसकी चोरी? ट्रेजर की, जो खजाना है। समझ आ रहा है? ए बीइंग जेड सर्वेंट, मिस्टर ए कौन है? जेड का सर्वेंट है एंड इंटरेस्टेड बाय जेड विद द केयर ऑफ जेड प्लेट। लो भाई जेड क्या करा है? मिस्टर ए को प्लेट देके गया, कोई पता गोल्ड की प्लेट हो या प्लेट देके गया कि भाई साहब इस प्लेट को संभाल के अपने पास तुम रखना। मगर जेड क्या कर रहा है? मतलब ए क्या कर रहा है? ए डिसऑनेस्टली रन्स अवे विद द प्लेट। लो भाई आपको संभालने के लिए दिया, आप तो उसको लेके ही भाग गए। विदाउट जेड्स कंसेंट ए हैज कमिटेड द थेफ्ट। समझ आ रही है?
जेड गोइंग ऑन अ जर्नी, बाहर जा रहा है कहीं, एंट्रस्ट हिज प्लेट टू ए, लो भाई, तो जेड क्या कर रहा है, अपनी प्लेट किसको दे के जा रहा है, ए को जा रहा है, क्योंकि भाई जेड कहाँ जा रहा है, वेकेशंस पे जा रहा है। तो इसने अपने ए को क्या के दे के जा रहा है, प्लेट दे के जा रहा है। द कीपर ऑफ अ वेयर हाउस, जो ए कौन है, वेयर हाउस कीपर है। क्लियर है, ठीक है। टिल जेड शेल रिटर्न, भैया ए क्या, एक जेड क्या बोल रहा है, जेड बोल रहा है मिस्टर ए को कि भाई जब तक मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ तब तक के लिए ये प्लेट को तुम संभाल के रखना अपने पास, ठीक है, आ रहा समझ, और मैं तुम्हारे चार्जेस जो है वापस आके दूंगा। चलिए, ए कैरीज द प्लेट, अब ए ने क्या करा, ए कैरीज द प्लेट टू द गोल्ड स्मिथ एंड सेल्ट, लो भाई ये चला गया किसके पास, सुनार के पास, ये चला गया सुनार के पास, गोल्ड स्मिथ, और वहां पे जाके क्या कर दिया, उसको बेच दिया। हियर द प्लेट वॉज नॉट इन जेड्स पोजेशन, जेड के पोजेशन में थी क्या प्लेट, द आंसर इज नो, it could not therefore be taken out of Z's possession and A has not committed theft though he may have committed। अच्छा भाई, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जेड के पोजेशन से प्रॉपर्टी तो जा नहीं रही, वो उसने तो भाई संभालने को रखा था, दिया था किसको, भाई इसको प्रॉपर्टी को संभाल के बस तुम रखना मेरे, ठीक है, संभाल के रखना। और यहाँ पे ए जो है अपनी मर्जी से जा रहा है सोनार के पास बेचने। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या ए ने चोरी करी है, चोरी तो नहीं हुई, क्या ए ने जेड के पोजेशन से प्रॉपर्टी बिना जेड की कंसेंट से ली थी क्या, द आंसर इज नो, जेड ने खुद से प्रॉपर्टी दी थी, किसको, ए को दी थी, जेड ने खुद से प्रॉपर्टी दी थी, तो यहाँ पे तो भाई जो प्रॉपर्टी का मूवमेंट हो रहा है वो तो जेड की कंसेंट से हो रहा है, जेड खुद से दे रहा है प्रॉपर्टी ए को, यहाँ पे चोरी तो नहीं हुई। अब बाद में फर्दर एक्ट मिस्टर ए का कुछ अलग हो रहा है, फर्दर जाके मिस्टर ए जाके उस प्रॉपर्टी को क्या कर दे रहा है, बेच आ रहा है। तो यहाँ पे ऑफेंस ऑफ थेफ्ट नहीं हुआ, ए ने चोरी नहीं करी है कोई, ए जाके उसके मिस्टर जेड के घर पे जाके या मिस्टर जेड के पोजेशन से प्रॉपर्टी थोड़ी लेके आया है, वो तो खुद से उसको दिया लाके, समझ आ रहा है, अपनी मर्जी से लाके दिया है, समझ आ रही है, ए ने तो मूव करी नहीं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खुद जेड लाके दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जाके फर्दर बाद में क्या कर रहा है, बाद में जाके उस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी उसके पास आ गई है, जब प्रॉपर्टी उसके पास आई है तो चोरी से थोड़ी आई है, प्रॉपर्टी तो खुद से दी गई है, बाद में क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को जाके बेच आ रहा है जो कि उसकी नहीं थी, बेच आ रहा है, तो ये चोरी नहीं हुई, ये एक अलग ऑफेंस है, इस ऑफेंस को बोला जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब आपको भरोसे पे हमने कोई सामान दिया है, ठीक है, भरोसे पे कोई हमने आपको सामान दिया और आपने उस भरोसे को क्या करा है, तोड़ा है, समझ आ रहा है, क्लियर है, और किस तरीके से तोड़ा है, बेच के तोड़ा है, जो भी हो, क्रिमिनल इंटेंशन आपकी थी वहां पे, ठीक है, तो ये एक अलग ऑफेंस है, इस ऑफेंस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस ये समझ के चलना, इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोला जाता है, इसको थेफ्ट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि थेफ्ट की जो एसेंशियल है वो पूरे हो ही नहीं रहे। आ रहा है समझ, आप खुद बताइए ना, आप खुद बताइए, देखिए लिखा है हेयर द प्लेट वॉज नॉट इन जेड पोजेशन, जेड के पोजेशन से थोड़ी कुछ हो रहा काम, ऐसा थोड़ी कि जेड के पास, जेड के पोजेशन में प्लेट थी, जेड के घर पे सोना रखा था, मिस्टर उसके घर गया है, वहां से प्लेट उठाई है, चोरी करी है, लेके गया और जाके बेचा है, वो काम करता तो थेफ्ट होता, समझ आ रहा, मगर यहाँ पे तो जो मूवमेंट है प्रॉपर्टी का वो ए थोड़ी लेके आ रहा है, वो तो जेड खुद उसको दे रहा है। आ रहा है समझ, क्लियर है, आगे, ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड, लो भाई ए को रास्ते में क्या हो रहा है, कोई रिंग मिली, नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, पोजेशन किसका है, किसी का पोजेशन नहीं, पोजेशन किसका है, पोजेशन तो धरती का है, जमीन का है, जमीन में गिरी मिली उसको, किसी के पोजेशन में मिली नहीं, उसको कहाँ मिली, बाहर रोड में मिल गई। ए बाय टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट, अब ए ने वो रिंग उठा ली तो क्या ये चोरी हो गई क्या, क्या ये चोरी हो गई, बताइए, ये चोरी तो नहीं हुई, किसी की पोजेशन से प्रॉपर्टी उसने ली नहीं है, किसी की पोजेशन से ली है क्या, नहीं सर, पोजेशन से किसी के नहीं ली, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या उसको रास्ते में मिला, तो यहाँ पे थेफ्ट नहीं हुआ है, दो ही मे कमिट अ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, मगर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का थेफ्ट ऑफेंस हो सकता है, जो कि हमारा आगे आगे टॉपिक आएगा, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है, आपने उसको क्या करा, मिस अप्रोप्रिएट करा है, ठीक है, आपको क्या, आपका क्या फर्ज था, आपको जाके भाई वो रिंग को जाके पुलिस स्टेशन में दे देनी चाहिए थी एंड ऑल, सो दैट पुलिस ऑफिसर ट्रू ओनर फाइंड करके उसको रिंग में दे दे, ठीक है, मगर आपने क्या करा, अपने पास रख लिया, ठीक है, और अपने यूज में आपने उसको पहन के घूम रहे हो, यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मगर अभी अभी बात ये कर रहे हैं क्या ये थेफ्ट हुआ है, बस ये बताओ आप, थेफ्ट तो नहीं है ना, द आंसर इज
क्योंकि यहाँ पे किसी की पोजेशन से प्रॉपर्टी नहीं जा रही है, प्रॉपर्टी तो उसको बाहर रोड पे मिली है। तो थेफ्ट अगर होना है, अगर थेफ्ट का ऑफेंस करवाना है, तो उसके लिए जितने भी एसेंशियल्स मैंने आपको बताए हैं वो होना जरूरी, समझ आ रहा है? ठीक है, टेकिंग आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द पोजेशनर या आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, यहाँ तो किसी की पोजेशन में है ही नहीं, समझ आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, अब इसके ना और भी एग्जाम्पल्स हैं। आप आईपीसी बेयर एक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। बेयर एक्ट अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स दिए, आप चाहो तो वहां पे कर लेने। देखो सेक्शन 303 थेफ्ट का खुला हुआ है ना, ये आपके सामने देखिए। ये बेयर एक्ट है, और आप नीचे आइए, नीचे आइए, ये देखिए नीचे इलस्ट्रेशंस दिख रहा है, ये लिखा है इलस्ट्रेशंस, लिखा है। अब इसमें बहुत से इलस्ट्रेशंस हैं, और जितने इलस्ट्रेशन अभी आपको मैंने पढ़ाए हैं ना, वो सब इसी के हैं, समझ आ रहा है? बेयर एक्ट के ही हैं, अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखा है। ये देखिए बहुत से इलस्ट्रेशन है इसके नीचे, देखिए ABCDE FGHIJKLMN OP, लो भाई पी, इतने एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए कितने इलस्ट्रेशन। आप चाहो तो और इलस्ट्रेशन इसमें से पढ़ सकते हो, कुछ नहीं करना है, बेयर एक्ट डाउनलोड कर लेना है BNS का, और आराम से जितने एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं आप आराम से और पढ़िए। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स 5-6 आपके लिए डाल दिए, बाकी बहुत है इसके अंदर। क्लियर है? चलिए भाई, अब आते हैं अगला। इसमें क्या है, पनिशमेंट्स इसकी अलग अलग कौन सी है भाई, देख लो भाई पनिशमेंट्स कौन कौन सी है, देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 303 सबसेक्शन 2 ऑफ द BNS, whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine or with both। ठीक है, कोई भी ऑफेंस करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी, एंड उसके आगे लिखा है एंड इन केस ऑफ अ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, मगर आप फिर से दोबारा वही काम करते हो, फिर से आपने दोबारा चोरी करी है, तो उस केस में क्या होगा, कन्विक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफ, एंड इन केस ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, सेकंड दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, दोबारा फिर से आप वही चोरी एंड ऑल कर रहे हो और फिर पकड़े गए, उसमें क्या होगा, कन्विक्शन ऑफ एनी पर्सन अंडर दिस सेक्शन ही शैल बी पनिश्ड। अब उसके बाद आपको फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगी, फिर आपको सिंपल नहीं मिलेगी, फिर आपको कैसे मिलेगी, सख्त वाली, ठीक है, विद हार्ड लेबर, ठीक है, रिगरस पनिशमेंट मिलेगी फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, जिसकी सजा कम से कम 1 साल, कम से कम मिनिमम, मिनिमम 1 साल की जेल होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, लो भाई 1 से 5 साल है मैक्सिमम, समझ आ रही है? मिनिमम 1 ईयर, और इट कैन गो मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक आपको सजा हो सकती है। आता है समझ कि नहीं आता है समझ, बताइए भाई, आता है? क्लियर है? पहले यहाँ पे ना, पहले यहाँ पे सजा अलग थी, ठीक है, पहले आपका आईपीसी में यहाँ पे अलग था, 3 ईयर्स तक का था, मगर अब यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? देख लीजिए आपका ये सेकंड वाला, ये बढ़ा दिया आगे। क्लियर है? आता है, हाउएवर इन केस ऑफ अ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5,000 रुपीज, लो भाई अगर थेफ्ट करा है और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, लेस देन 5,000 रुपीज है, एंड अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली पहली बार आपने ये चोरी करी है, कितने की, कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू कितनी है, 5,000 से कम कम तक की है, शेल अपॉन रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और रिस्टोरेशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर आप पकड़े गए और आप प्रॉपर्टी वापस दे देते हो, या तो भाई आपसे बरामद कर ली जाती है प्रॉपर्टी, ठीक है, आपसे ले ली जाती है, तो उस केस में शेल बी पनिश्ड विद द कम्युनिटी सर्विस, लो भाई फिर आपको जेल एंड ऑल नहीं होगी, फिर उस केस में आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जाएगी, और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, जब मैं कम्युनिटी सर्विस बता रहा था तो मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। क्लियर है? याद है कि नहीं याद है? याद है? चलिए, हाउएवर देयर आर डिफरेंट पनिशमेंट, देखिए अब आ गया पॉइंट, मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग पनिशमेंट्स दी हैं अलग अलग केसेस ऑफ थेफ्ट में। तो देखिए लिखा हुआ है, अभी तक तो ऊपर नॉर्मल थेफ्ट था, देखिए अलग अलग केस, अलग अलग तरीके से आप चोरी कर रहे हो, अलग अलग जगहों पे अगर चोरी कर रहे हो उसकी पनिशमेंट भी अलग अलग है। हाउएवर देयर आर डिफरेंट पनिशमेंट फॉर थेफ्ट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस, देखिए सिचुएशंस के हिसाब से पनिशमेंट्स भी अलग अलग हैं, विच मैं अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ बिलो। देखिए पहला सेक्शन नंबर 305, सेक्शन 305 में क्या हो रहा है, कैसी सिचुएशन है, जो थेफ्ट हो रहा है, जो चोरी हो रही है, कहाँ पे हो रही है, ड्वेलिंग हाउस,
और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप में हो रहा है। लो भाई, कहाँ कहाँ हो रहा है? या तो भाई थेफ्ट कहाँ पे कर रहे हो, चोरी कहाँ पे कर रहे हो? ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस का मतलब पता है क्या होता है? ड्वेलिंग हाउस का मतलब ले लो। ड्वेलिंग हाउस का मतलब जैसे तंबू होते हैं ना, टेंट हो गए, टेंट्स, बिल्डिंग्स हो गई, वेसल्स हो गए। ठीक है, वेसल समझ आती है, वेसल्स हो गए। ये सब किस लिए होते हैं सर? दीज ऑल आर यूज्ड फॉर ह्यूमन रेसिडेंस। समझ आ रहा है? ठीक है, मतलब ऐसे ये जैसे टेंट बनाते हैं, थोड़े थोड़े आपके वेसल्स होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बना लेती हैं, छोटी छोटी बना लेते हैं, किस लिए बनाते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस। ड्वेलिंग हाउस का मतलब सीधा है हाउस यूज्ड फॉर रेसिडेंस। ड्वेलिंग हाउस का मतलब जो कि रुकने के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए जो घर बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है ड्वेलिंग हाउस। और ये जो भी घर होते हैं, ये नॉट फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, ये कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो यूज फॉर ह्यूमन रेसिडेंस बोल लो, या तो और कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को रखने के लिए लिख लो, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, बट नॉट फॉर कमर्शियल एक्टिविटी। उनको हम ड्वेलिंग हाउस बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अगर यहाँ पे इधर चोरी होती है तो इसकी सजा क्या है? इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। लो भाई, 7 साल तक की सजा। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। और अच्छा अच्छा अच्छा, ड्वेलिंग हाउस के साथ और भी चीज लिखी है। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, शिप्स हो गई आपकी, एयरक्राफ्ट हो गई, सब ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है। अगर इसमें चोरी होती है तो उसकी सजा। और प्लेस ऑफ वर्शिप, लो भाई, मंदिर मस्जिद, ठीक है, अगर यहाँ पे जहाँ पे पूजा पाठ होती है वहां पे चोरी करते हो तो उनकी भी सजा यही है। क्लियर है? आता है समझ? नेक्स्ट, सेक्शन 306, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ अ मास्टर। लो भाई, अब कौन चोरी कर रहा है? सर्वेंट कर रहा है चोरी, क्लर्क कर रहा है चोरी। तो उस केस में क्या हो रहा है? हाँ, उस केस में क्या हो रहा है? इम्प्रिजनमेंट मेड टू 7 ईयर्स एंड शैल बी। यहाँ पे भी 7 साल की सजा है, क्योंकि भाई साहब आप पे भरोसा बहुत ज्यादा किया जाता है। तो मेड एंड ऑल होते हैं, सर्वेंट्स एंड ऑल होते हैं, क्लर्क्स एंड ऑल होते हैं। ठीक है, तो भाई साहब आप पे तो भरोसा बहुत ज्यादा होता है, आपके भरोसे तो घर को भी छोड़ के चले जाता है मालिक। हाँ, आपके ओनर तो आपके भरोसे पे घर पे ही छोड़ के जाता है। अब ऐसा ना हो कि वो छोड़ के गया और आपने वहां से सामान लेके गायब कर दिए सब। ठीक है, तो उसकी सजा भी ज्यादा है। नेक्स्ट आपका है theft after preparation made for causing death, hurt or restraint committing the in order to the committing of the theft। ये क्या बोल रहा है सर? theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft। ये क्या बोल रहा है? चोरी आप कर रहे हो, मगर चोरी कैसे कर रहे हो पता है? आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन। मतलब क्या बोल रहा है पता है? आप जो चोरी करने गए हो या आप जो चोरी कर रहे हो किसी भी सामान की, ठीक है, आप पूरी तैयारी करके गए हो अपने साथ, पूरी तैयारी करके गए हो कि अगर इसने कोई भी रुकावट करी, ठीक है, तो मैं इसकी क्या कर दूंगा? या तो मैं इसकी जान ले लूंगा, या तो इसको मैं चोट पहुंचा दूंगा, या तो इसको बांध बूंद के बैठा दूंगा ताकि ये मुझे रोक ना पाए। आप पूरी तैयारी के साथ चोरी कर रहे हो। ये देखिए, नॉर्मल आप किसी घर गए, चुपचाप गए, ठीक है, कुछ नहीं लेके गए हो, कोई असला नहीं है, कोई चाकू नहीं है, कुछ लेके नहीं गए, नॉर्मल गए किसी घर पे, सामान उठाया और लेके चले गए। समझ आ रही है? हाँ, नॉर्मली गए, बाइक उठाए किसी की घर के बाहर से लेके चले गए, तो कोई आपने प्रिपरेशन तो करे नहीं थे कि अगर इसने कुछ करा तो मार पीट दूंगा, ऐसा तो कुछ करा नहीं। ठीक है, दूसरा केस ये है कि आप जब चोरी करने गए हो किसी घर पे, तो साथ में गन लेके गए हो अपने साथ, में गन लेके गए हो, साथ में चाकू लेके गए हो, ठीक है, साथ में अपने साथ रस्सी लेके गए हो कि अगर इसने रोकने की कोशिश करी तो उसको बांध के बैठा दूंगा और मैं चोरी करके जाऊंगा। समझ आ रही है? तो चोरी जब आप कर रहे हो आफ्टर प्रिपरेशन, आफ्टर प्रिपरेशन लिखा है, आप मार नहीं रहे हो वहां पे, आप बस तैयारी करके गए हो। थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड, थेफ्ट चोरी कर रहे हो कब? आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, फॉर कॉजिंग, कॉजिंग डेथ नहीं है, आप मार नहीं रहे हो अभी। ठीक है, अगर मार पीट दिया, चोट पहुंचा दी, जान ले ली, हाँ, या आपने उसके ऊपर कोई रेस्टोरेंट लगा दिया, बांध दिया रस्सी से, और फिर अगर आपने चोरी करी, तो सर वो चोरी नहीं बोली जाती, उसको फिर रॉबरी बोला जाता है।
तो आगे अभी अगला टॉपिक हमारा आएगा, उसको रॉबरी बोला जाता है। मगर अभी आप क्या कर रहे हो, आप खाली तैयार होके गए हो, लेके अपने साथ गए हो, दैट्स इट, और अपना काम कर रहे हो। आपने गन लगाई हुई है, यहाँ पे गन लगाई है, चाकू पकड़ा हुआ है, लगाया हुआ, बस रखा हुआ अपने पास, तैयारी के साथ पूरी गए थे। बाद में अगर आप पकड़े गए चोरी करते करते, तो फिर आपके शरीर से निकलेगा ना सब चीज़ें, कपड़े में जो फंसा के रखा है आपने, पिस्टल डाली है, नाइफ रखा है, सब निकलेगा ना बाद में, तब आपको ये सज़ा मिलेगी फिर ये वाली। समझ आ रहा है कि मतलब ये सोचा जाएगा कि चोरी करने गया था और पूरी तैयारी के साथ गया था। समझ आ रहा है? तो वही लिखा, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग। ऊपर वाले केस क्या थे, नॉर्मल थेफ्ट था, वहाँ पे कोई तैयारी अपेंड और ये सब करके नहीं जा रहे हो, नॉर्मली चोरी करने गए हो। मगर यहाँ पे आफ्टर प्रिपरेशन गए हो, किस लिए? इसलिए फॉर कॉजिंग डेथ, कि अगर हुआ तो मार दूंगा या तो कोई चोट पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ। तो उस केस में पनिशमेंट रिगरस इम्प्रिजमेंट में बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, सबसे ज्यादा यहीं पे है 10 ईयर्स। एंड, और यहाँ पे एंड लिखा है, और साथ साथ क्या होगा, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। और यहाँ ऊपर देखिए क्या था, यहाँ पे भी एंड है प्लस, और यहाँ पे भी क्या है, एंड है। आ रहा समझ? हर जगह एंड लिखा हुआ है, तो साथ साथ फाइन भी देना पड़ेगा आपको। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ रहा है समझ? चलो भाई, नॉर्मल वाला जो था यहाँ पे और था सब जगह, ये देखिए और। क्लियर? चलिए, यहाँ पे जाके ऑफेंस ऑफ थेफ्ट होता है ओवर। नेक्स्ट आता है स्नैचिंग। नेक्स्ट है आपका स्नैचिंग। स्नैचिंग क्या है भाई? स्नैचिंग, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में स्नैचिंग का बता देता हूँ। स्नैचिंग भी कुछ नहीं है, स्नैचिंग भी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है स्नैचिंग। स्नैचिंग क्या हो रहा है? स्नैचिंग पता है क्या बोला है? स्नैचिंग बोल रहा है कि चोरी भी एक स्नैचिंग है। चोरी भी क्या है? चोरी भी स्नैचिंग है। मतलब कैसे? देखिए, स्नैचिंग का मतलब क्या है, टू कमिट थेफ्ट। टू कमिट थेफ्ट मतलब चोरी करने के लिए आप क्या कर रहे हो, चोरी करने के लिए आप क्या कर रहे हो, टू कमिट थेफ्ट। अब स्नैचिंग का मतलब देखो क्या, रास्ते से कोई जा रहा है, फोन में बात करते हुए, पीछे से दो लड़के आए, बाइक पे बैठ के खींचा फोन और लेके गायब, खींचा और लेके फोन गायब, ये है स्नैचिंग। ये स्नैचिंग ही हो रही है। ठीक है, अब या तो आप बोल लो चोरी हो गई, या तो बोल दो स्नैचिंग हो गई। चोरी भी एक स्नैचिंग ही है, चोरी एक स्नैचिंग ही है। मतलब कि भाई, चोरी करने के लिए आप क्या कर रहे हो, तो हम स्नैचिंग बोल देते हैं, बस एक अलग चीज है। ठीक है, देखिए आपको जैसे, टू कमिट थेफ्ट, स्नैचर, चोरी करने के लिए स्नैचर क्या कर रहा है, स्नैचर, स्नैचर बोल लो या ऑफेंडर बोल लो, चोरी करने के लिए स्नैचर ने क्या करा, सडनली या क्विकली या फोर्सिबली, जबरदस्ती। ठीक है, चोरी करने के लिए किसी स्नैचर ने क्या करा या ऑफेंडर ने क्या करा, किसी पर्सन ने क्या करा, सडनली, क्विकली या फोर्सिबली सीज कर लिया, सीजेज या सिक्योर्स, या तो ग्रैब करना, ग्रैब्स, या तो टेक्स अवे, या तो ले गया, टेक्स अवे। क्या, क्या सर, क्या क्या टेक्स अवे सर? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी। कहाँ से ले गया सर, कहाँ से ले गया, कहाँ से ले गया सर? फ्रॉम पोजेशनर, जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी। बताइए भाई, यही स्नैचिंग है, यही स्नैचिंग है। मतलब चोरी करने के लिए आपने ये काम करा अगर, तो उसको हम बोल लेंगे, ये एक्ट को हम बोलेंगे ये सर स्नैचिंग आपने करी है। समझ आ रही? करनी तो चोरी थी ना, फोन जो खींच के गए हो तो किस लेके गए हो भाई आप? उसके, अच्छा कंसेंट से लेके गए, कंसेंट से लेके गए, द आंसर इज नो। उसके पोजेशन से लेके गए, द आंसर इज यस। क्या डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी आपकी? द आंसर इज यस। आ रहा है समझ? ठीक है, मगर ले किस तरीके से गए, ले किस तरीके से गए आप? सर सडनली, अचानक से, झटके से, क्विकली, फोर्सिबली, या तो जबरदस्ती खींचा और लेके गायब हो गए। समझ आ रही? क्या पता फोन टाइट होल्ड कर, मगर आपने पूरी ताकत लगा के खींचा। समझ आया? फोर्सिबली, फोर्स, ताकत लगा के आपने लिया, क्या करा, सीज कर लिया या सिक्योर कर लिया, तो ग्रैब कर लिया, या तो अपने साथ लेके फरार हो गए किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को फ्रॉम द पोजेशनर। इसको बोलते हैं सर स्नैचिंग, ये स्नैचिंग। समझ आ रहा है?
समझ आ रहा है? तो क्या लिखा है? थेफ्ट इज स्नैचिंग। थेफ्ट इज स्नैचिंग। देखिए मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ, ये समझ आ गया ना? समझ आया कि नहीं आया? सेक्शन नंबर क्या है सर ये? सेक्शन 304 ऑफ BNS। 304। आइए, सिंपल सा है, ये तो कुछ भी नहीं है। न्यू ऑफेंस, और आपको बता दूं ये ऑफेंस जो है न्यूली इंसर्ट हुआ है। देखिए लिखा अ न्यू सब ऑफेंस फ्रॉम थेफ्ट। सब ऑफेंस फ्रॉम थेफ्ट मतलब, क्योंकि ये भी एक एक तरह से देखा जाए स्नैचिंग भी ना, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ थेफ्ट। तभी लिखा है न्यू सब ऑफेंस फ्रॉम थेफ्ट। थेफ्ट हैज बीन डिफाइंड इन द BNS नेमली स्नैचिंग। ये भी एक तरह से चोरी ही है। समझ आ रहा है? स्नैचिंग बस नाम दे दिया क्योंकि इसमें तरीका अलग हो गया करने का। चोरी करने का तरीका एक अलग है। ठीक है? और कैसे किस तरीके से चोरी कर रहे हो देखिए। थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, थेफ्ट करने, चोरी करने के लिए आपने क्या किया है? चोरी करने के लिए आपने क्या किया? द ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब जो मैंने बोला स्नैचर, द ऑफेंडर सडनली, या तो क्विकली या तो फोर्सिबली क्या कर रहा है? सीज कर रहा है, या तो सिक्योर कर रहा है, या तो ग्रैब कर रहा है, या तो टेक्स अवे क्या? फ्रॉम एनी पर्सन। किससे? फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम द पोजेशनर। ठीक है? एनी पर्सन मतलब कोई भी ओनर है या नहीं, उससे मतलब नहीं है। और फ्रॉम हिज पोजेशंस क्या? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। आ गया सब चीज, यही चीज मैंने अभी बताया आपको PPT में, यही लिखा था। आ गया। इसको हम क्या बोल देंगे सर? दिस विल बी एन ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। समझ आ रहा है कि अगर आपने चोरी करी है, हाँ चोरी कर रहे हो और चोरी इस तरीके से कर रहे हो अगर आप, तो उसको बोल देंगे दिस विल बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। और इसकी सजा, whoever commits snatching shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो मतलब सर यहाँ पे भी प्लस दोनों होगा, एंड फाइन। आता है समझ? आता है समझ? ये था स्नैचिंग। नेक्स्ट आते हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या है भाई? एक्सटॉर्शन क्या है? एक्सटॉर्शन बताइए क्या होता है? एक्सटॉर्शन को हिंदी में बोलते हैं फिरौती। समझ आ रहा है? फिरौती लेना, फिरौती मांगना। देखते हो बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं, हाँ बताइए भाई, माफियाज होते हैं बड़े बड़े, ये क्या करते हैं? फिरौती लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से फिरौतियां लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? फिरौतियां मांगी जाती है बड़े बड़े बिजनेसमैन से, पता है कि भैया ये बड़ा बिजनेसमैन है, ये लाला टाइप से है, ठीक है, इससे ले लो पैसा, यही देगा। अब फिरौती कैसे लोगे? ऐसे तो देगा नहीं, ऐसे बोलोगे लो 1 करोड़ रुपए दो, दे देगा? कोई दे देगा? बताओ। 1 करोड़ रुपए मांगा आपने कि भाई 1 करोड़ रुपए भेज देना, क्या देगा कोई? नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तो भाई उसका तरीका है लेने का, उसका तरीका अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं? डरा के धमका के लिया जाता है। ठीक है? डरा के धमका के प्रॉपर्टी किसी से लेना, ठीक है, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटीज लेना, पैसा लेना। ठीक है? इसको, ये जो डराना धमकाना होता है जिससे आप पैसा मांग रहे हो किसी से, या किसी की प्रॉपर्टीज आप मांग रहे हो, या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटीज आप मांगते हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। को बोलते हैं एक्सटॉर्शन। और डराना धमकाना का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? डराना धमकाने का मतलब क्या हो रहा है? डराना धमकाना, हाँ, डराना धमकाना मतलब डरा रहे हो कि भाई साहब, फोन करा आपने, ठीक है, आपने फोन करा बिजनेसमैन को किसी को कि कल तक 1 करोड़ रुपए पहुंच जाना चाहिए, ये तो आपकी डिमांड हुई, कल तक 1 करोड़ रुपया पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज। अदरवाइज अब डराने वाला खिलाएगा, अदरवाइज हमारा बच्चा कल घर नहीं पहुंचेगा। ठीक है? अदरवाइज कल तुम जिसको फोन करके मांगे, कल तुम ऑफिस नहीं पहुंच पाओगे भाई साहब, ऑफिस नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है? घर से तो निकलोगे मगर ऑफिस नहीं पहुंच पाओगे। समझ आ रहा है? क्लियर है? डराया धमकाया मतलब फियर ऑफ इंजरी है। ये फियर ऑफ इंजरी है। कैसी इंजरी? फिजिकल इंजरी, फियर ऑफ इंजरी है। समझ आ रहा है? तो आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? कोई भी इंसान क्या कर रहा है? कोई भी इंसान क्या कर रहा है? एक डर क्रिएट कर रहा है सामने वाले के माइंड में। ठीक है? सामने वाले के माइंड में कि भाई साहब नुकसान पहुंचा दूंगा अगर तुमने ये काम नहीं किया तो। ठीक है? अब इंजरी कोई भी तरीके से हो सकती है, ये दिमाग में रखिएगा। इंजरी ऐसा नहीं खाली फिजिकल इंजरी है, क्या पता मेंटल इंजरी दे दो आप। ठीक है? क्या पता उसकी गुडविल की इंजरी की आप उसको दो। हाँ कि भाई साहब तेरे बारे में मुझे बहुत खबर है, हाँ मुझे पता है तेरा कहाँ कहाँ टाका भिड़ा हुआ है, पैसा पहुंच जाना चाहिए नहीं तो तेरी वाइफ को सब कुछ बता दूंगा।
तेरी वाइफ को सब कुछ बता दूंगा। आ रहा है समझ? ठीक है, तो भाई रेपुटेशन की इंजरी है, मेंटल इंजरी है ये। क्लियर है? आता है कि नहीं समझ आता, बताइए भाई। बताओ। मतलब एक तरह से ये ब्लैकमेलिंग भी जो है ना आ जाएगी इसका। चाहे ब्लैकमेलिंग आप कर दो, चाहे आप डेफेमेशन इसमें कर दो, चाहे आप उसको उसकी बॉडी में हार्म करने की आप धमकियां दे दो। समझ आ रहा है? तो आप यहाँ पे एक फियर क्रिएट कर रहे हो। देखो, फियर क्रिएट करना एक अलग चीज है, मारना पीटना एक अलग चीज है। तो यहाँ पे आप फियर आप खाली क्रिएट कर रहे हो कि मार देंगे, मार नहीं रहे हो। समझ आ रही है? मार नहीं रहे हो, वहां पे आप फियर एक क्रिएट कर रहे हो कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो, तुमने पैसे मुझे नहीं दिए तो, तुमने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं करी तो, तुमने अगर इस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया तो ऐसा 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 कर देंगे। समझ आ रहा है? तो इसको बोलते हैं ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। देखिए भाई, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ, डायग्राम के फॉर्म में एक बता देते हैं। एक्सटॉर्शन, पहली बात तो एक्सटॉर्शन का जो प्रोविजन है, सेक्शन नंबर 308 ऑफ बीएनएस, जिसको हिंदी में बोलते हैं फिरौती। ठीक है, सेक्शन 308 ऑफ बीएनएस, जिसको हिंदी में बोला जाता है फिरौती। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए, मैं फिर से इसके एसेंशियल एलिमेंट्स लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, अलग अलग आपके लिए चलता हूँ। पहला तो सर होगा हुएवर। और हुएवर कौन सा होगा? हमेशा और हमेशा आपका वही रहेगा, ह्यूमन बीइंग। कौन रहेगा ये? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग रहेंगे यहाँ पे। चलिए भाई, हुएवर। अब आगे आइए, इंपॉर्टेंट। हुएवर क्या कर रहा है ये बंदा? फियर ऑफ इंजरी कर रहा है, फियर ऑफ इंजरी। फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ इंजरी। अब फियर ऑफ इंजरी का मतलब, फियर है, डरा रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिमाग में रखना, फियर ऑफ इंजरी है यहाँ पे, डरा रहा है, धमका रहा है, कर नहीं रहा है कुछ, खाली धमकी दे रहा है, डरा रहा है। फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ इंजरी। फियर ऑफ इंजरी किसको? फियर ऑफ इंजरी जो है, किसको सर? फियर ऑफ इंजरी किसी को भी, या तो टू दैट पर्सन, या तो एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन कौन होगा सर? हाँ, उसकी फैमिली, उसकी फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, एनी अदर पर्सन। ठीक है, कौन हो सकता है? उसके फैमिली हो सकता है, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं। फियर ऑफ इंजरी, डरा रहा, धमका रहा है। और क्या होगा सर? और क्या हो सकता है? क्यों कर रहा है ये? डिसऑनेस्टली है पहली बात, तो डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है उसको। और साथ में उसको क्या कर रहा है? डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है। डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, किस लिए क्या, किस लिए इंड्यूस कर रहा है? टू डिलीवर व्हाट? टू डिलीवर व्हाट? टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, या तो टू डिलीवर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और या तो डिलीवर क्या? एनीथिंग, डिलीवर एनीथिंग साइंड और सील्ड। साइन करके दो या सील करके दो, जैसा भी है, साइंड और सील्ड। और यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, यहाँ प्रॉपर्टी दोनों आती है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल। एक्सटॉर्शन दोनों का हो सकता है। समझ आ रही है? प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, अदरवाइज ये हो जाएगा, अदरवाइज वो हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन बोला जाता है। ठीक है, और ये फियर ऑफ इंजरी है। फियर का मतलब क्या सर? फियर के एग्जांपल दो जरा, क्या क्या एग्जांपल हो सकता है फियर का? फियर ऑफ इंजरी है, फियर ऑफ इंजरी। और फियर ऑफ इंजरी ये किसको दे रहा है? टू हुम? फियर ऑफ इंजरी टू हुम? एक टू दैट पर्सन जिसको फोन करके बोला जा रहा है, और या तो एनी अदर पर्सन, या तो एनी अदर पर्सन। तो फियर ऑफ ये टू हुम है। ठीक है, फियर ऑफ इंजरी टू हुम। ठीक है, आ रहा है समझ? टू हुम मतलब एक क्वेश्चन है, टू हुम किसको दे रहे हैं फियर ऑफ इंजरी? को या इसको? और फियर ऑफ इंजरी किस बात की इंजरी के वो दे रहे हो? इंजरी टू व्हाट? इंजरी टू वॉच? इंजरी क्या क्या हो सकती है? इंजरी, इंजरी क्या क्या? इंजरी का मतलब कुछ भी सर, चाहे फिजिकल इंजरी हो, फिजिकल मतलब बॉडी में, चाहे मेंटल हो तो माइंड में, चाहे रेपुटेशन की इंजरी का दे रहे हो उसको धमकी। ठीक है,
और चाहे उसकी कोई प्रॉपर्टी की इंजरी की, ये काम कर दे, अदरवाइज तेरी जो प्रॉपर्टी है वहाँ बुलडोजर चलवा दूंगा। समझ आ रहा है? तो इंजरी ये कुछ कोई भी इंजरी हो सकती है इंसान को। समझ आ रहा है? कोई भी इंजरी हो सकती है। और इंजरी के एग्जाम्पल्स लो जरा, एग्जाम्पल्स लो जरा, इसके इंजरी के एग्जाम्पल्स लो। क्या क्या एग्जाम्पल्स बनेंगे बताइए? बताइए क्या क्या एग्जाम्पल्स बन सकता है, एग्जाम्पल्स बताइए। ब्लैकमेलिंग बन जाएगा, ब्लैकमेलिंग बन सकता है। और बताइए, डेफेमेशन हो सकता है। अच्छा, डेथ, मार दूंगा जान से, डेथ, किसकी डेथ? या तो फैमिली की, या फ्रेंड्स की, या उस पर्सन की खुद की, कि तुम्हें ही मार दूंगा। ठीक है, और क्या बन सकता है एग्जाम्पल बताइए? ग्रीवियस हर्ट, चोट पहुंचाना, ग्रीवियस हर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, आ रहा है समझ? तो इंजरी के एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, और ये इंजरी हो सकती है। ये सबका धमकियां दे रहा है, डरा रहा है। क्लियर है? तो क्या हो रहा है, कोई भी इंसान, हु एवर, ह्यूमन बीइंग, फियर ऑफ इंजरी दे रहा है। किसको दे रहा है? या तो उस पर्सन को दे रहा है, या तो किसी और के पर्सन के लिए बोल रहा है। ठीक है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है, डराता है, धमकाता है उसको, डिसऑनेस्टली जानबूझ के क्या करता है, इंड्यूस करता है, कन्विंस करता है, क्या कि डिलीवर कर दो। डिलीवर करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू डिलीवर, टू डिलीवर। क्या बोल रहा है? डिलीवर करो, मुझे पहुंचाओ, मुझे पहुंचाओ, क्या कोई भी प्रॉपर्टी पहुंचाओ, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी पहुंचाओ, या भाई साहब किसी पेपर, जो साइंड पेपर एंड ऑल जो भी है, साइन करके मुझे पहुंचाओ, टू डिलीवर। अब बेटा एक बात सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है? टू डिलीवर। यहाँ पे आप फोन करके सामने वाले से बोल रहे हो प्रॉपर्टी को पहुंचाओ, पहुंचाओ। चोरी में क्या होता था? चोरी में आप खुद जाके, ऑफेंडर खुद जाके प्रॉपर्टी को मूव करता था, खुद से लेके आता था। समझ आ रहा है डिफरेंस? बता रहा हूं थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में। एक्सटॉर्शन में डिलीवर होती है प्रॉपर्टी, एक्सटॉर्शन में जिसके साथ गलत हो रहा है वो डिलीवर कर रहा है प्रॉपर्टी को। समझ आ रहा है? क्लियर है? वो डिलीवर खुद से कर रहा है। और यहाँ पे, और थेफ्ट में क्या होता था? थेफ्ट में प्रॉपर्टी ऑफेंडर खुद से मूव करता था। ठीक है, तो एक्सटॉर्शन के अंदर प्रॉपर्टी उसके पास आ रही है, एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी उसके पास आ रही है, थेफ्ट में वो प्रॉपर्टी खुद लेके आता था। समझ आ रही डिफरेंस? डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई बताइए? थेफ्ट में कोई भी फोर्स यूज नहीं होता था, कोई भी फोर्स यूज नहीं होता। थेफ्ट में तो चुपचाप गए और आराम से लेके आ गए, कोई फोर्स यूज नहीं करते थे। अगर यहाँ पे फोर्स यूज हो रहा है, यहाँ पे सर फियर ऑफ इंजरी क्रिएट हो रहा है। आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी होती थी खाली, यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। आता है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई बताइए? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ रहा है एक्सटॉर्शन समझ? इधर आइए, पढ़ो। whoever intentionally puts any person in fear, intentionally का मतलब dishonest intention है। puts any person in fear of injury, देखो fear of injury है, puts any person in injury नहीं है, चोट नहीं पहुंचा रहे आप खाली डरा रहे हो। fear of an injury to that person, या तो उस पर्सन को इंजरी की भाई तुमको कर दूंगा, या तो और टू एनी अदर, या तो एनी अदर मतलब कोई उसके जो रिलेटिव्स एंड खास होंगे जो भी, एंड देयर बाय, और इसके बाद फियर ऑफ इंजरी करते हो, डराते धमकाते हो, उसके बाद क्या बोलते हो उसको आप? एंड देयर बाय, एंड उसके बाद क्या बोलते हो उसको? पहले डराया धमकाया, उसके बाद क्या बोलते हो? एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूस, फिर उसको डिसऑनेस्टली कन्विंस करते हो, इंड्यूस करते हो द पर्सन टू पुट इन फियर, जिसको डराया है, टू डिलीवर, ये इंपॉर्टेंट है, टू डिलीवर, टू डिलीवर टू एनी पर्सन any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion। समझ आ रहा है? या उसको फिर डराते हो दुखाते हो, बोलते हो कि क्या करो? डिलीवर करो। ठीक है, डिलीवर करो, क्या ये करो। अब डिलीवर करो, किसको करो डिलीवर? या तो भाई मुझको डिलीवर करो, या तो किसी और का भी नाम ले सकता है कि उसको डिलीवर हो जाना चाहिए। समझ आ रहा है? वो उसके ऊपर है। क्लियर है? तो डिलीवरी भी किसी को भी हो सकती है, डिलीवरी चाहे तो जो धमकी दे रहा है उसको, या तो कहीं और भी डिलीवर वो कराना चाहता है सामान, तो वहां करो, अगर तुम करो डिलीवर, ये बोलना चाह रहा। क्लियर है? तो इसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स आपको पता है, इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन फियर ऑफ इंजरी होता है, इंड्यूसमेंट होता है डिसऑनेस्टली, और डिलीवरी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, पुट हिम इन द फियर टू डिलीवर हिज प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी टू एनी अदर पर्सन। आर एस नायक वर्सेस ए आर एंटुले एंड अनदर में क्या बोला है? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फॉर एन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन फियर और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, फियर और थ्रेट होना जरूरी है। फियर, डर। समझ आ रहा है?
अगर डर नहीं क्रिएट किया तो फिर एक्सटॉर्शन नहीं है सर। आराम से अगर आप कोई चीज़ लेके खुद ही चले जा रहे हो तो फिर तो वो थेफ्ट हो जाएगा। ये एग्ज़ाम्पल्स मैंने कुछ डाल दिए हैं आपके लिए। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लेबल कंसर्निंग ज़ेड अनलेस ज़ेड गिव्स हिम मनी, ठीक है? ठीक है, लेबल का मतलब डिफेमेटरी लेबल का मतलब टेम्परेरी फॉर्म में जो होता है, ठीक है? टेम्परेरी फॉर्म में आपके बारे में कुछ उल्टा-सीधा करेगा, ठीक है? पब्लिशर डिफेमे आप ये समझ के चलो, अगर ए ने बोला है कि भाई साहब तुम्हारे खिलाफ मैं कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करा दूँगा, ठीक है? समझ आ रहा है? बता दूँगा सब कुछ कि तुम क्या हो, कि पूरी प्रॉपर पब्लिकेशन करा देंगे, पूरी तुम्हारी थू-थू हो जाएगी पूरे सोसाइटी में, ठीक है? तो उसको धमकी दे रहा है, धमकी कर दूँगा, करा नहीं है, सेंटेंस है। दैट अनलेस दैट गिव्स हिम या तो भाई 1 करोड़ मिल जाना चाहिए, दे देना। He thus induces Z to give him money. A has committed extortion. A threatens Z that he will keep Z's child in a wrongful confinement. तुम्हारे बच्चे को मैं किडनैप करके रख लूंगा, wrongfully confine कर दूंगा, बांध के रख दूंगा। समझ आ रहा है? Unless Z will sign and deliver to A promissory note. promissory note या तो साइन करके दे दो। promissory note बताइए आपको क्या होता है, ठीक है? Binding Z to pay a certain monies to A. Z signs and delivers the note. A has committed the extortion. ये तो मतलब promissory note ले लो, कोई भी डॉक्यूमेंट ले लो, बोल दो कि भाई कि मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर दूंगा या तुम्हारे बच्चे को wrongfully confine कर दूंगा, ठीक है? तुमको बच्चा तुम्हारा मिलेगा नहीं, समझ आ रहा है? अनलेस एंड अनटिल तुम मुझे अपने प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम करो या मुझे ट्रांसफर करो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? ये केस लॉ है, यहाँ पे देख लीजिए भाई। जादूनंदन सिंह वर्सेस एम्परर, ठीक है? क्या लिखा है? द एक्यूज्ड अलोंग विद अदर्स, एक्यूज जो है, एक्यूज मतलब कौन? ने अपराध किया है, ठीक है? अलोंग विद अदर्स असॉल्टेड टू पर्सन, असॉल्ट किया है, ठीक है? मारा पीटा है। असॉल्टेड टू पर्सन एंड फोर्सिबली टुक द थंब इम्प्रेशन ऑन 3 ब्लैंक पेपर्स। लो भाई, असॉल्ट करा और क्या करा? असॉल्ट कर रहा है, यहाँ पे असॉल्ट हो रहा है सर, यहाँ पे असॉल्ट हो रहा है। टू पर्सन एंड फोर्सिबली टुक द थंब इम्प्रेशन, ये क्या बोल रहा है? असॉल्ट कर रहा है, असॉल्ट करना, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं उसके साथ, समझ आ रहा है? और उनसे जबरदस्ती क्या करवा रहा है? टुक द थंब इम्प्रेशन ऑन द 3 ब्लैंक पेपर, और ब्लैंक पेपर पे क्या ले लिया? ब्लैंक खाली पेपर, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? ब्लैंक पेपर पे क्या ले लिया? उनका थंब इम्प्रेशन ले लिया, ठीक है? अंगूठा। नेक्स्ट, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट केसेस फ्रीक्वेंटली अकर विच टर्न ऑन द डिफरेंस बिटवीन गिविंग एंड टेकिंग ऑफ थंब इम्प्रेशन, ठीक है? थंब इम्प्रेशन देना या जबरदस्ती लेना एक दोनों अलग अलग चीज है। द फोर्सिबल टेकिंग ऑफ विक्टिम्स thumb impression does not necessarily involve inducing the victim to deliver paper with thumb impressions. Therefore, the offense of extortion is not established. It is not a case of theft because paper were not taken from the victim's possession. It is a case of criminal force or assault. ये क्या बोल रहा है? देखिए, समझिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे ना जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक्सटॉर्शन के, वो मीट आउट नहीं होंगे। जब मीट आउट नहीं होंगे तो फिर वो वाला ऑफेंस होगा ही नहीं, फिर कोई दूसरा ऑफेंस होगा। देखिए क्या क्या लिखा है। तो 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, पकड़ा किसी को और असॉल्ट किया, ठीक है? ज़बरदस्ती उसे फोर्सिबली क्या बोला कि भाई खाली पेपर में अंगूठा लगा के दो मुझे, लगा दिया, ठीक है? ठीक है? तो वही लिख बोल रहा है ना, along with others assaulted 2 persons and forcibly took their thumb impression on the blank paper. अब कोर्ट के सामने मैटर गया तो कोर्ट ने देखा that cases frequently occur which turn on the difference between giving and taking of thumb impression। बोल रहा है कि कोर्ट में बहुत से ऐसे केस आते रहते हैं जहाँ पे 2 केस अलग-अलग होते हैं। एक तो थंब इम्प्रेशन खुद से देना या तो ज़बरदस्ती लेना, दोनों केस अलग-अलग हैं। द फोर्सिबल, अगर ज़बरदस्ती करके लेते हैं, द फोर्सिबल टेकिंग ऑफ विक्टिम्स इम्प्रेशन डज़ नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व इंड्यूसिंग द विक्टिम टू डिलीवर पेपर्स विद, अगर हमने ज़बरदस्ती किसी से अंगूठा लगवाया है, ज़बरदस्ती किसी से क्या करा है? अंगूठा लगवाया है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है, उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है दैट कि विक्टिम से हम बोल रहे हैं कि भैया अंगूठा लगा के पेपर हमको दो। देखिए लिखा हुआ है, द फोर्सिबल टेकिंग ऑफ विक्टिम्स थंब इम्प्रेशन डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व इंड्यूसिंग द विक्टिम, इंड्यूस नहीं करना, टू डिलीवर पेपर्स विद थंब इम्प्रेशन। आ रहा है समझ? खाली थंब लगवाना एक अलग चीज है, सामने वाले को इंड्यूस करना कि भैया मुझे अंगूठा लगा के पेपर चाहिए, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे सिर्फ आपने खाली अंगूठा लगवाया हो बस, और कुछ नहीं, पेपर एंड ऑल कुछ नहीं लिया उससे। Therefore, the offense of extortion is not
एस्टैब्लिश्ड नहीं है। इट इज़ नॉट अ केस ऑफ थेफ्ट, चोरी का केस भी यहाँ पे नहीं है। बिकॉज़ पेपर्स वर नॉट टेकन फ्रॉम विक्टिम्स पोजेशन, क्योंकि विक्टिम जो था उसके पोजेशन में पेपर है, जो थंब इम्प्रेशन वाला पेपर उसके पास ही है। हमने खाली पेपर में थंब इम्प्रेशन लगवाया है, बस। ज़बरदस्ती आपसे क्या करवाया, लगवाया है बस, मगर पेपर आपके पास है, पेपर थोड़ी मेरे पास है, पेपर आपसे छीना नहीं है, लिया नहीं है कुछ। समझ आ रहा है? बस ज़बरदस्ती से पेपर में उठा, लगवा दिया, दैट्स इट। तो ये एक्सटॉर्शन हुआ क्या? नहीं सर, डिलीवर भी नहीं हुआ। चोरी हुई क्या? नहीं, उसकी मर्ज़ी, बिना मर्ज़ी से हम लेके भी नहीं गए। ना चोरी है, ना ये एक्सटॉर्शन है, तो फिर क्या है सर? इट इज़ अ केस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। इसको क्रिमिनल फोर्स बोलेंगे, मतलब ज़बरदस्ती आपने किसी से कोई काम करवाया है, तो उसको क्रिमिनल फोर्स बोला जाता है, या तो असॉल्ट बोला, असॉल्ट का केस होता है, ठीक है? असॉल्ट टॉर्ट में भी है, असॉल्ट क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है, ठीक है? आता है समझ कि नहीं आता है समझ? क्लियर है? चलिए, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एक्सटॉर्शन, लीजिए भैया, पनिशमेंट क्या है एक्सटॉर्शन की? पनिशमेंट क्या है? Punishment: whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description on which may extend up to, कितना मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 7 साल, या तो विद फाइन, या तो विद बोथ। सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। नोट: फॉर मोर एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ एक्सटॉर्शन पनिशमेंट्स आर गिवन अंडर सेक्शन नंबर, अच्छा भाई, अब अगर भाई मोर एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ एक्सटॉर्शन होंगे, मतलब एक्सटॉर्शन करने के और भी सीरियस तरीके अगर और हैं, ठीक है, तो उसके लिए सजाएं जो दी गई है वो अलग अलग सेक्शन में दी गई है। सेक्शन नंबर 308 सबसेक्शन 3 से लेकर सबसेक्शन 4, 5, 6, 7 अलग अलग सबसेक्शन हैं, और में अलग अलग इनकी पनिशमेंट्स दी गई है। समझ आती है? क्लियर है? ठीक है, आपको पढ़ना है तो आप इसके लिए, अगर आप देखना चाहोगे पनिशमेंट्स, तो आपके मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। कुछ भी नहीं लिखा है, टॉपिक लिखा है, उसकी पनिशमेंट लिखी है, या तो आप बेयर एक्सेस भी देख सकते हो। क्लियर है? आता है समझ? बोलो। अच्छा, किसी ने एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट किया है, ये कैसे मानेंगे? अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन कैसे मानेंगे? अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन, अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन कैसे होगा? अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन तब हो सकता है जैसे आपको किसी ने धमकी एंड ऑल दी है, डराया धमकाया सब कुछ है, समझ आ रही है? डराया धमकाया सब कुछ है, आप पुलिस ऑफिसर के पास चले जाते हो, क्या करता है पर्सन? मूव्स टू द पुलिस ऑफिसर बिफोर डिलीवरी, डिलीवर करने से पहले आप कहाँ पहुंच गए? पुलिस ऑफिसर के पास, और पुलिस ऑफिसर ने उस बंदे को पकड़ लिया। समझ आ रहा है? आपके पास धमकियां आई, आपने डिलीवरी नहीं करी, अगर आपने डिलीवरी कर दी होती तब तो ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन हो जाता, तब तो ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो जाता ना। अगर आपने डिलीवर कर दिया होता सामान, तब तो अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन हो जाता, फिर वो बंदा अगर पकड़ा जाता, तब तो उसको सजा जो होती है एक्सटॉर्शन की सजा होती। मगर यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको किसी ने डराया धमकाया है कि मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो, ठीक है, आप मगर निडर टाइप के थे, आपको घबराने की जरूरत आपको नहीं होती थी, आपके अच्छे कनेक्शंस थे, ठीक है। आपने क्या करा, बोला कि आपने सोचा कि मैं कुछ इसको नहीं दूंगा, आपने कुछ डिलीवर नहीं किया, आपने कोई पैसा नहीं दिया, आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, आप चले गए पुलिस के पास, ठीक है। मतलब आप चले गए पुलिस के पास और पुलिस को सब कुछ आपने बता दिया, मतलब बिफोर डिलीवरी यू वेंट टू द पुलिस, ठीक है। और फिर बाद में पुलिस ऑफिसर ने अपना जुगाड़ लगा के उसको पकड़ लिया अगर, तो जिस पर्सन को पकड़ा है, जो ऑफेंडर है, जिसने आपको डराया धमकाया था कि ये चीज कर देना, तो सजा होगी कोई कि नहीं होगी? द आंसर इज यस, सजा होगी। ये सजा होगी अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन की। कंप्लीट तो हुआ नहीं, उसको प्रॉपर्टी तो मिली नहीं, मगर उसने तो अपना काम गलत कर दिया था ना। समझ आ रहा? तो ये अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन में जाएगा, और अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं अटेम्प्ट ऑफ एक्सटॉर्शन के बारे में कोई सजा एंड ऑल, लिखना है लिख लो, लिखना है लिख लो आप भी। अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन, इसका जो सेक्शन नंबर है, ये जो पनिशमेंट इसकी इसकी जो मैं लिख देता हूँ, अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन की जो पनिशमेंट है, ये लिख दो, पनिशेज, पनिशमेंट अंडर सेक्शन 308 सब सेक्शन 3, इसके अंदर सजा होती है, ठीक है। और इसकी सजा है कितनी? 2 इयर्स की जेल, या तो फाइन, या तो बोथ, या तो, समझ आ रहा है? अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट में क्या डिफरेंस है सर? एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट में क्या डिफरेंस है, बताइए सर। एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट में मैंने आपको बता दिया, देखिए लिखा हुआ है, इट इज डन बाय, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, सिंपल भी लिख दिया, बुक में तो है ही, बुक से तो आप रीड कर ही लेना, इधर आओ, बुक से तो आप रीड कर ही सकते हो, ये लो,
थेफ्ट, थेफ्ट किसका होता है सर? मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। एक्सटॉर्शन किसका होता है सर? बोथ मूवेबल और इमूवेबल। थेफ्ट में कोई भी फोर्स यूज नहीं होती है, चुपचाप जाते हो चोरी करके आ जाते हो। एक्सटॉर्शन में फोर्स यूज होती है, ठीक है, डराया धमकाया जाता है, फियर ऑफ इंजरी। थेफ्ट में प्रॉपर्टीज मूव्ड बाय द पर्सन कमिटिंग थेफ्ट, मूवमेंट कौन करता है? जो चोरी कर रहा है, लेके जाता है, ठीक है, विदाउट कंसेंट। मगर यहाँ पे प्रॉपर्टी डिलीवर होती है, प्रॉपर्टी आपको डिलीवर कराया जाता है, आपके पास प्रॉपर्टी आती है। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए भाई। आ रहा है समझ? चलिए, आई होप क्लियर होगा। क्लियर? क्लियर? चलिए भाई, अब आते हैं ऑफेंस ऑफ रॉबरी में आते हैं। अब आपका अगला सेक्शन जो है वो रॉबरी का है। देखिए इधर आइए। रॉबरी, रॉबरी का मतलब होता है लूट। रॉबरी को हिंदी में बोलते हैं क्या? रॉबरी को हिंदी में बोलते हैं लूट। समझ आ रही है? और रॉबरी दो तरीके से होती है, या तो रॉबरी होती है दो तरीके से, या तो रॉबरी होती है थेफ्ट के केस में, या तो रॉबरी होती है एक्सटॉर्शन के केस में। दोनों के केस में रॉबरी होती है। रॉबरी जो है दो तरीके से होती है, या तो थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है, या तो एक्सटॉर्शन इन द फॉर्म ऑफ रॉबरी हो जाता है। इतना दिमाग में रख के चलेंगे आप। अभी देखिए लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 309 ऑफ बीएनएस, इन ऑल रॉबरी, हर तरीके की रॉबरी में, हर तरीके की लूट में, देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, या तो थेफ्ट होगा या तो एक्सटॉर्शन होगा। समझ आ रहा है? या तो थेफ्ट होगा या तो एक्सटॉर्शन। मतलब हर एक रॉबरी में, हर एक लूट में एक दूसरा ऑफेंस छुपा रहता है। कौन सा ऑफेंस? या तो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट या तो ऑफेंस ऑफ रॉबरी। तो जो भी रॉबरी हो रही है, या तो इन द फॉर्म ऑफ थेफ्ट होती है, या तो इन द फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन होता है। अब आपको थेफ्ट भी पता है, आपको एक्सटॉर्शन भी पता है। थेफ्ट है चोरी, एक्सटॉर्शन है फिरौती, डराना धमकाना। आता है समझ? ये दोनों पता है। अब देखते हैं सर रॉबरी में कब कैसे कन्वर्ट हो जाता है। देखिए लिखा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड रॉबरी इन बोथ द केसेस, इन केस ऑफ थेफ्ट, इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन। तो हम लोग दोनों केस में समझेंगे, रॉबरी इन केस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन। समझ आ रहा है? मतलब आप किस तरीके से चोरी कर रहे हो, किसको हम रॉबरी बोल देंगे, या किस तरीके से आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो, किसको हम रॉबरी बोल देंगे। समझ आ रहा है? समझ? दोनों के तरीके अलग अलग हैं। अब हम लोग इसको दोनों को देखते हैं। इधर आइए, मैं इसको पढ़ाऊंगा बाद में, मगर आप इधर आओ पहले। व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, ये देखते हैं पहले हम लोग। इधर आओ, सिंपल वर्ड्स में समझ लो, यहीं से यहीं हो जाएगा पूरा ओवर। यहीं से समझ लो, यहीं पे ओवर हो जाएगा। देखिए, अब रॉबरी क्या है? आपको पता है रॉबरी क्या है? रॉबरी एक, अगर देखा जाए तो रॉबरी को मैं बोलूंगा एक एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ, और थोड़ा भयानक रूप दे दो थेफ्ट को या एक्सटॉर्शन को, तो वो रॉबरी है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो रॉबरी क्या है? एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ या एग्रेवेटेड मैनर ऑफ थेफ्ट और रॉबरी। लिख लेना, एग्रेवेटेड मैनर ऑफ थेफ्ट या एक्सटॉर्शन। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ये है रॉबरी। आपका सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर कौन सा है इसका? 309, 309 ऑफ बीएनएस, 309 ऑफ बीएनएस। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लूट। क्लियर है? अब दो तरीके से रॉबरी होती है। रॉबरी दो तरीके से होती है, दिमाग में रखिएगा। रॉबरी दो तरीके से होती है। पहला होता है रॉबरी बाय थेफ्ट होती है, और एक होती है बाय एक्सटॉर्शन। रॉबरी बाय थेफ्ट और रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन, दोनों केस से रॉबरी होती है, ये अपने माइंड में रखिएगा। दोनों केस से रॉबरी होती है, ठीक है। चलिए अब पहले आते हैं थेफ्ट से कैसे रॉबरी होती है। रॉबरी बाय थेफ्ट का मतलब क्या है? देखिए अब क्या हो रहा है इसमें, सुनो। रॉबरी बाय थेफ्ट का मतलब क्या? पहले वही लिखते हैं, हु एवर, हु एवर, कोई भी वाइल कमिटिंग थेफ्ट, कोई भी इंसान क्या कर रहा है? वाइल कमिटिंग थेफ्ट, चोरी करते समय, चोरी कर रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है? वाइल कमिटिंग थेफ्ट, वॉलेंटरली voluntarily causes, voluntarily
कॉजेज, या तो वॉलेंटरली कॉज कर रहा है, वॉलेंटरली कॉजेज, या तो वॉलेंटरली अटेम्प्ट टू कॉजेज, वॉलेंटरली अटेम्प्ट टू कॉज, या तो वॉलेंटरली फियर टू कॉज व्हाट, फियर टू कॉज व्हाट, क्या, तीनों में क्या, डेथ, या तो हर्ट, चोट पहुंचाना, या तो wrongful restraint, wrongful restraint, और यहाँ पे लिख दो और। अब देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। कोई भी इंसान while committing theft, while committing theft, अब theft आपको पता है, theft क्या है वो आपको पता है, मतलब चोरी करते समय, चोरी कैसे होती है आपको पता है। कोई भी इंसान while committing theft वॉलेंट्री कॉजेज, या तो भाई अपनी मर्जी से कॉज कर रहा है क्या, किसी को मौत की घाट उतार दे रहा है। आप घर पे गए किसी की चोरी करने, आपको लगा एकदम सन्नाटा होगा, कोई भी उठा नहीं होगा, आराम से चोरी करके निकल जाएंगे, चोरी करके निकल भी जाते हो तो वो थेफ्ट हो जाता है। अगर आप गए, आप चोरी कर रहे थे, आप सामान इधर उधर उठा रहे थे, खटपट हुई, उठ के आ गया सामने वाला बंदा, उसने आपको रोकने की कोशिश करी, आपने क्या करा, डंडा आपके वहीं पे रखा था, कोई ना कोई डंडा रखा था, उठाया डंडा और घुमा के मारा सर पे, वहीं के वहीं बंदा खत्म, वहीं के वहीं बंदा खत्म हो गया। तो वॉलेंट्री कॉजेज डेथ। या तो डंडा ने मारा, मरा नहीं, चोट लगी उसको, गिर गया, बेहोश हो गया, हर्ट। या तो आपने क्या करा, देखा आपने पतला सा इंसान है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कर पाए, दो थप्पड़ आपने मारे और बांध के उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया, बांध के बैठा दिया। समझ आ रहा? तो वॉलेंट्री कॉजेज, ये चीज आपने करी, कब करी, वाइल कमिटिंग चोरी, चोरी करते समय ये चीजें आप कर रहे हो, ठीक है। या तो अटेम्प्ट टू कॉज, या तो आपने करने की कोशिश करी, मारने की उसको कोशिश करी, चोट पहुंचाने की कोशिश करी, या तो आपने उसको डरा दिया कि चुपचाप बैठ गया, चुपचाप बैठ गया, नहीं तो अभी निकालूंगा और पूरी 6 की 6 गोली तेरे अंदर डाल दूंगा। हाँ, बैठ गया, नहीं तो डंडा ऐसा मारूंगा सर पे, फट जाएगा सर। समझ आ रहा है? तो क्या कर रहे हो आप, या तो वॉलेंटली ये काम कर रहे हो, या तो आप अटेम्प्ट कर रहे हो ये काम करने का, या तो आप को डरा रहे हो कि ऐसा कर देंगे। कब ये सब काम कब कर रहे हो आप, पूरी करते समय। समझ आ रहा है? तो हम मान लेंगे अगर आप इस तरीके से चोरी करते हो, समझ आ रहा है, इस तरीके से करी आपने चोरी है, करी आपने चोरी है, मगर तरीका आपका अलग हो गया, अगर आप इस तरीके से चोरी करते हो तो इसको मानेंगे दैट यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। आ रहा है समझ? ये बोल रहा आ रहा है समझ? तो समझ आ रहा है यहाँ पे जो बेटा हो रहा है ना, यहाँ पे थेफ्ट तो है, थेफ्ट तो है, मगर थेफ्ट के साथ साथ आप देखिए, थेफ्ट के साथ एक चीज बढ़ गई क्या, थेफ्ट के साथ आप देखियो एक चीज बढ़ रही है, वो बढ़ रहा है वॉयलेंस। समझ आ रहा है? या तो वॉयलेंस या तो फियर ऑफ वॉयलेंस, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। आ रहा है समझ? यहाँ पे वॉयलेंस ऐड हो रहा है, समझ आ रहा है? या तो वॉयलेंस, ऐसा कर रहे हो, उल्टा सीधा चीज कर रहे हो, या तो आप डरा रहे हो कि ऐसा कर देंगे। तो यहाँ पे शांति पूर्वक नहीं हो रही चोरी, यहाँ शांति पूर्वक आप सामान लेके नहीं जा रहे हो, यहाँ पे वॉयलेंस के साथ हो रहा है। समझ आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं द ऑफेंस ऑफ रॉबरी हैज बीन कमिटेड बाय। समझ आ रहा है? दूसरा आते हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन भी आपको पता है क्या होता है, फिरौती एंड ऑल, ठीक है, डराना धमकाना, मार देंगे पीट देंगे, ये तो दे देना, यही होता है ना। अब आते हैं, इधर आओ, इस पे रॉबरी कब मानेंगे, इधर आओ, इसको देखते हैं। आई होप समझ आ गया होगा इतना। आइए, रॉबरी, रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन कैसे हो रही है, देखिए यहाँ पे भी आ जाओ, इस पे भी ले लो पहले। हु एवर, कोई भी इंसान, वाइल कमिटिंग, वाइल कमिटिंग व्हाट, वाइल कमिटिंग एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन करते समय, एक्सटॉर्शन करते समय क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्सटॉर्शन समय क्या कर रहा है, वॉलेंटरली, वॉलेंटरली कॉजेज, वॉलेंटरली कॉजेज क्या, फियर ऑफ, डरा रहा है, वॉलेंटरी कॉजेज फियर ऑफ, फियर ऑफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डराना होता है, फियर ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट है, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है सर, इंस्टेंट डेथ, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, या तो सर हर्ट, और या तो सर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। समझ आ रहा है यहाँ पे? अब यहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ तो आप बोलोगे सर सब कुछ सेम हो रहा है, नहीं, यहाँ सब कुछ सेम नहीं, देखिए हल्का सा अंतर है। Whoever while committing extortion करते समय
आप फियर तो वहां पे भी क्रिएट करते थे, फियर यहाँ पे भी हो रहा है। फियर क्या दे रहे हो आप यहाँ पे, क्या डरा रहे हो कि तुरंत के तुरंत मार दूंगा, तुरंत के तुरंत। अब क्या हुआ, कोई बंदा मार्केट में जा रहा है अपने बच्चे के साथ, घूम रहा है मार्केट में, आप पहुंच गए वहां पे, ठीक है, कोई गुंडा पहुंच गया और निकाली उसने पिस्टल वहीं के वहीं और तान दी, तुरंत के तुरंत तान दी। जितना सोना चांदी जितना पहना हुआ, जितना तेरे जेब में कैश एंड ऑल है, सब का सब निकाल, सब का सब दे, नहीं तो यहीं के यहीं तुझे ही मार दूंगा, तेरे बच्चे को मार दूंगा, यहीं के यहीं तुझे ही मार दूंगा, यहीं तो यहीं तुझे के बच्चे को मार। इंस्टेंट डेथ का फियर है यहाँ पे, इंस्टेंट डेथ का। एक्सटॉर्शन में क्या होता था, नॉर्मल एक्सटॉर्शन में क्या होता था, नॉर्मल एक्सटॉर्शन में क्या होता था, क्या मैंने एग्जांपल दिया आपको, क्या होता था। हाँ, फोन करा आपने, फोन करके क्या बोला, कल तक 1 करोड़ आ जाना चाहिए, नहीं तो कल तू ऑफिस नहीं जा पाएगा, कल तेरा बच्चा स्कूल से वापस नहीं आएगा। यही होता था, बताओ भाई, यही होता था कल तक, होता था कल तक, तो फियर हो रहा था बाद में कुछ काम करने का। यहां पे कैसा फियर है, फियर ऑफ इंस्टेंट है, इंस्टेंट, तुरंत के तुरंत। हाँ, तेरे बच्चे के स्कूल के बाहर ही खड़ी है मेरी वैन, वहीं खड़ा हूं, वहीं खड़ा हूं, तुरंत के तुरंत ट्रांसफर कर पैसा, तुरंत के तुरंत ट्रांसफर कर, नहीं तो वैन में बैठने लायक रहेगा नहीं, मेरे सामने ही खड़ा है। हाँ, मेरे सामने ही खड़ा हुआ है, अभी 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 खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरे सामने ही खड़ा है, अभी मार खाएगा, अभी मारा पीटा जाएगा, मेरे सामने ही खड़ा है, अभी के अभी गायब करवा दिया जाएगा। आ रहा है समझ, समझ आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन में क्या हो रहा है, देखिए एक्सटॉर्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये रॉबरी कैसे बन रहा है, तो मतलब एक्सटॉर्शन में क्या हो रहा है, ऑफेंडर का इन्वॉल्व, ऑफेंडर जो है, जो काम गलत कर रहा है वो प्रेजेंट भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बात तो यहाँ पे फियर ऑफ जो हो रहा है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ हो रहा है, इंस्टेंट, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ हो रहा है। और यहाँ पे आपसे इंस्टेंट डिलीवरी मांगी जा रही है, इंस्टेंट, इंस्टेंट डिलीवरी, अभी के अभी दे, तुरंत के तुरंत। और यहाँ पे ऑफेंडर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखना, लिख लो, ऑफेंडर प्रेजेंट है यहाँ पे अभी, क्या पता ऑफेंडर प्रेजेंट हो आपके सामने ही हो, समझ आ रहा, तो ये सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा जब एक्सटॉर्शन के साथ, तो वो बन जाता है रॉबरी। आ रहा है समझ, बोलिए भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इंस्टेंट वाला खेल होगा सब कुछ। तो इंस्टेंट वाला खेल होता है तो उसको हम एक्सटॉर्शन नहीं बोलते, उसको हम रॉबरी बोलते हैं। ये रॉबरी का एक एग्रेवेटेड फॉर्म है और सीरियस फॉर्म है। हाँ, वो उसमें वही रहा है। तो जो भी रॉबरी है वो दो तरीके से होती है, या तो थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है, या तो एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है, अगर वो थोड़ी और एग्रेवेटेड फॉर्म से करी जाए। आता है समझ कि नहीं आता है समझ, बोलो, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ये देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा, व्हेन थेफ्ट बिकम्स रॉबरी, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ से लिख लो पहले, फिर आएंगे बुक में रीड कर लेना, कुछ नहीं बुक में, यहीं से समझा दिया, मैं रीड करा दूंगा अभी। व्हेन थेफ्ट बिकम्स रॉबरी, थेफ्ट कब बिकम जाती हो जाती रॉबरी, इफ ए होल्ड्स बी डाउन, होल्ड्स बी डाउन एंड फ्रॉडलेंटली टेक्स बीज मनी, लो भाई उसको गिराया, पकड़ा अच्छे से गला गिराया, और क्या कर रहा है, फ्रॉडलेंटली टेक्स बी मनी फ्रॉम बीज क्लोज, और क्या करा, उसके जेब से पैसे निकाल लिए, without B's consent. Without B's consent, here A has committed theft, and by committing theft, he has voluntarily caused wrongful restraint to B. जबरदस्ती उसको पकड़ लिया, दबोच लिया और पैसे निकाले, तो भाई पैसे निकाले विदाउट कंसेंट, सब कुछ किया, और पैसे को जेब से निकाला तो मूवमेंट भी हुई पैसों की, तो थेफ्ट तो हुआ। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉन्गफुली कन्फाइन करके कर रहा है सब कुछ, समझ आ रहा है, यहाँ पे रॉन्गफुली कन्फाइन करके कर रहा है, ठीक है, देखो लिखा ना, वॉलंटरी कॉजेज wrongfully restraint, वॉलेंटरी कॉजेज wrongfully restraint, यही चीज हो रही है कि नहीं, समझ आ रहा है। चलिए, therefore A has committed robbery। दूसरा हो, when extortion becomes robbery, if A meets B and B's child is on road, लो अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, दो लोग जा रहे हैं, उसको कोई मिलता है रोड पे, A meets, A किसको मिल रहा है, B को, और उसके B's child को ऑन अ रोड, A takes the child and threatens to fling it down a height unless, लो भाई उसने पकड़ लिया उसके बच्चे को और बोला, क्या बोला, अनलेस बी डिलीवर्स, अपना तुरंत का तुरंत अपना बटुआ निकाल, ज्वेलरी निकाल, ठीक है, नहीं तो तेरे बच्चे को अभी के अभी यहीं पहाड़ से फेंक दूंगा नीचे, क्या पता पहाड़ों पे मिलाओ, अभी के अभी है तेरे बच्चे को फेंक दूंगा नीचे, नहीं तो निकाल। समझ आ रहा है, इंस्टेंट वाला, देखिए इंस्टेंट है, तुरंत छोड़ दूंगा। बी delivers his purse, here he has extorted the purse from B by causing B
टू बी इन अ फियर ऑफ, ये देखिए इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट, हर जगह इंस्टेंट वर्ड है। ये इंस्टेंट डेथ मैंने लिखा है ना, तो समझ लो इंस्टेंट है सब कुछ, इंस्टेंट यहाँ पे भी लिख दो, इंस्टेंट ही है, मैं यहाँ पे लिख लो आप इंस्टेंट, ठीक है। इंस्टेंट कहाँ गया, instant hurt to the child who is present. A has therefore robbed B. आगे आइए, however, मगर if A obtains the property by saying that your child is in my hand of my gang, अच्छा भाई ये दूसरा केस है, ये दूसरा केस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, ए बोल रहा है कि भाई साहब मुझे अपने पर्स एंड ऑल सब दे दे, ठीक है। ए ऑब्टेन्स द प्रॉपर्टी बाय सेइंग दैट योर चाइल्ड इज इन द हैंड ऑफ माय गैंग। लो भाई, वहां पे क्या था, ए जो है ना मिस्टर बी से अकेले में मिला है, अकेले मिला, ठीक है, और उससे सब चीजें ले लिया, क्या बोल के ले लिया कि तुम्हारा बच्चा मेरे गैंग मेंबर्स के पास है, उसको ऑलरेडी उन्होंने ले लिए हैं। इन द हैंड ऑफ माई गैंग एंड ही और शी विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस 10 लाख रुपीज। लो भाई समझ आ रहा है, तो ए मिस्टर बी को मार्केट में मिलता है और बोलता है कि भाई साहब तेरा बच्चा जो है ना मेरे कब्जे में है, मेरे लोगों के पास है, 10 लाख ट्रांसफर कर, नहीं तो भाई तेरे बच्चे को तुरंत मार दिया जाएगा, तुरंत के तुरंत खत्म। This will amount to extortion and punishable as such, but it would not be considered as robbery unless B is put in fear of instant death of his child. अगर इंस्टेंट बोले कि तुरंत के तुरंत अपनी ज्वेलरी दे, तुरंत के तुरंत पर्स दे, नहीं तो मेरे गैंग वालों के पास तेरा बच्चा, तुरंत मार देंगे उसको, तो वो रॉबरी हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि भाई 10 लाख रुपए मुझे ट्रांसफर कर देना, नहीं तो तेरा बच्चा हमारे गैंग वालों के पास है, उसको मार दिए, मार देंगे, मार देंगे, समझ आ रहा है, ठीक है, मार देंगे, 10 लाख रुपए डाल देना, ये नहीं बोला कि तुरंत के तुरंत पैसा दे, समझ आ रहा है, क्लियर। तो डिफरेंस ये देखो, इंस्टेंट वाला अगर कुछ होगा केस तो हमेशा रॉबरी पे कन्वर्ट होगा, ठीक है, और इंस्टेंट वाला केस नहीं है तो सर वो रहेगा आपका नॉर्मल। आता है समझ, आता है। चलिए अब आ जाओ इधर, आपको दिखा देता हूँ आपकी बुक से। रॉबरी इज थेफ्ट, देखिए रॉबरी टेक्स प्लेस व्हेन while committing theft or moving property the offender does any of that, क्या कर रहा है, when any person voluntarily causes or makes an attempt to cause क्या, death, hurt or wrongful restraint to any person, या तो when any person voluntarily causes or makes to attempt to cause fear, या तो fear होना है या तो एक्चुअल में cause होना है, यहाँ पे fear नहीं था, ऊपर वाले में voluntary attempt to cause लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, वॉलंटरी कॉज है, यहाँ पे कर दे रहे हैं, वॉलंटरी मार दे रहे हैं जान से, चोट पहुंचा दे रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों चीज आ जाएगी। अगर या तो आप डर क्रिएट कर रहे हो कि मार देंगे पीट देंगे, हाँ मौत के घाट उतार देंगे, या तो आप एक्चुअल में मार दे रहे हो, दोनों। while कमिटिंग द थेफ्ट तो उसको हम बोल देंगे यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रॉबरी, समझ आ रहा है, दोनों आएगा, क्लियर। या तो आप कर दे रहे हो या तो आप डरा रहे हो कि कर देंगे, while कमिटिंग थेफ्ट दोनों केस में फॉल कहीं भी कर जाओगे वो क्या मान लिया जाएगा कि रॉबरी हो गई है। और व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी देख लीजिए, whoever commits extortion and puts a person in fear of instant death, instant hurt, instant wrongful confinement. The offender induces a person and puts him into a fear to deliver the property. The offender puts a person in fear at the time of extortion. At the time of extortion का मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ एक्सटॉर्शन का मतलब क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ एक्सटॉर्शन मतलब जिस समय आपसे पैसा मांग रहे हैं उसी समय, उसी समय आपको बोला जा रहा है कि भाई साहब पैसा दे, नहीं तो अभी के अभी मार दूंगा, समझ आ रहा है, एट द टाइम ऑफ एक्सटॉर्शन, जब उससे आप फिरौती ले रहे हो, फिरौती मांग रहे हो, उसी समय उसके अंदर डर क्रिएट हो रहा है, क्लियर है। पनिशमेंट फॉर रॉबरी देख लीजिए, अलग अलग पनिशमेंट है। whoever commits robbery the punishment for it is rigorous for a term which may extend to 10 years and also involves a fine, प्लस फाइन है, देख लीजिए। तो मैंने बोल दिया रॉबरी क्या है, एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट है और सीरियस इन नेचर है, हाँ मतलब एक तरह से बोल सकते हैं सीरियस नेचर ऑफ थेफ्ट है और सीरियस नेचर ऑफ एक्सटॉर्शन। द पनिशमेंट एक्सटेंड टू 14 years if the offender commits robbery on highways between sunset and sunrise। लो भाई, शाम के वक्त से लेकर पूरा रात और सुबह होने से पहले पहले तक अगर आप हाईवेज में, हाईवे समझ आता है जहाँ गाड़ियाँ डोल चलती है, हाईवे में अगर रॉबरी कमिट करते हो उसकी सजा 14 साल की जेल तक है, देख लीजिए, क्लियर है। सेक्शन 309 सबसेक्शन फाइन क्या बोल रहा है, फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी द पनिशमेंट इज रिग्रेस टू 7 years। लो भाई, अगर आप रॉबरी करते करते अटेम्प्ट में आप फंस गए, ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके पहले ही आप फंस गए, उसके पहले ही आप पकड़े गए, ठीक है, तो उसके लिए सजा कितनी है, 7 साल एंड फाइन, एंड फाइन प्लस फाइन,
सेक्शन 309 सबसेक्शन 6, इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी, ठीक है, रॉबरी कमिट करने में या अटेम्प्ट करने में वॉलेंटली, जानबूझ के, फर्जी से, कॉजेज हर्ट सच पर्सन एंड एनी अदर पर्सन जॉइंटली कंसर्न्ड इन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट सच रॉबरी शैल बी पनिश, लो भाई फॉर लाइफ। अच्छा भाई, वॉलेंटरी आपने चोट पहुंचा दी, रॉबरी तो करे मगर साथ साथ आपने सामने वाले को चोट अगर पहुंचाई है, या तो आप अकेले हो या तो आप किसी के साथ मिलकर रॉबरी कर रहे हो, ठीक है, या तो आप अकेले हो या तो किसी के साथ मिल के कर रहे हो, तो सबको, दोनों को, तीनों को, चारों को, जो भी है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, देख लीजिए भाई। अगर आपने चोट पहुंचा दी किसी को, वॉलंटरी कॉजेज हर्ट, वहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी हो सकती है, या तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शेल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। तो चाहे आपको जेल की सजा हो, चाहे आपको चाहे आपको उम्र कैद हो, चाहे आपको 10 साल तक की सजा हो, दोनों के साथ फाइन तो है, दोनों के साथ फाइन है। क्लियर है? आ रहा है समझ? तो ये अलग अलग पनिशमेंट है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आता है समझ। अब आता है डकैती। डकैती, डकैती क्या बोल रहा है? डकैती, अब ये लास्ट है, इसलिए भाई लास्ट टॉपिक हमारा आज का, क्यों? क्योंकि देखिए ये 4-5 ऑफेंसेस जो साथ में पढ़े जाते हैं, थेफ्ट, स्नैचिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, ये सब मिलते जुलते आपस में रहते हैं, ठीक है। डकैती कुछ भी नहीं है, डकैती कुछ भी नहीं। मैं आपको बता दूं डकैती देखिए क्या है, वैसे बहुत बड़ा अपराध है मगर समझने के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डकैती का मतलब क्या है पहले बस सुन लो आराम से आप, इसमें कुछ मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए डकैती का मतलब क्या है, पहली बात तो लिख लो आप, सेक्शन नंबर 310 ऑफ बीएनएस। और क्या बोलता है ये बोलता है, सिंपल सा बोलता है, डकैती का मतलब क्या, ये बोलता है व्हेन 5 और, ये वैसे मैंने आपको बताया हुआ है मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में, व्हेन 5 और मोर पर्सन, व्हेन 5 और मोर पर्सन, 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने क्या करा, कमिट्स, या अटेम्प्ट टू कमिट, या एडिंग, एडिंग मतलब हेल्प करना, मदद करना, एडिंग सच कमीशन, या तो किसी ने मदद करी है, हेल्प करी है करने में ये काम, कमीशन और अटेम्प्ट पूरा करने में या अटेम्प्ट करने में किसी ने आपकी मदद करी है, व्हाट, व्हाट, रॉबरी, रॉबरी, सेड टू कमिट डकैती। तो भाई सिंपल सा, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग कमिट करते हैं या अटेम्प्ट टू कमिट करते हैं या कोई मदद करता है, ठीक है, मदद करता है इन एक्चुअल कमीशन और अटेम्प्ट ऑफ व्हाट, ऑफ रॉबरी, ऑफ रॉबरी, उसको बोलते हैं कि उसने क्या कर दी, डकैती। तो मतलब सिंपल सी बात है, रॉबरी आपको पता है, रॉबरी आपको पता है, तो बस सिंपल सा बोल रहा है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी कमिट करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी अगर करते हैं या उसका अटेम्प्ट करते हैं या मदद करते हैं रॉबरी करने में, ठीक है, मगर कितने लोग, 5 या 5 से ज्यादा एट द सेम टाइम, 5 ये इंपॉर्टेंट है, 5 और 4 पर्सन ये इंपॉर्टेंट है, एंड 5 और 4 पर्सन मतलब 5 या 5 से ज्यादा मिल के अगर रॉबरी कमिट कर रहे हैं, तो मान लेंगे उन्होंने डकैती डाली, क्या करा है, डाका डाला है, डकैती करी है। समझ आ रहा है? 8-10 लोग मिले, अब उनको लगा कि भाई ये बहुत बड़ा एक बिल्डर है, समझ आ रहा है, अब बिल्डर है, अब क्या करना है भाई, बिल्डर है तो बिल्डर से अब क्या करना है, पैसा एंड ऑल लेना है, पैसा ऑन लोन लेना, तो धमकी हमकी दोगे आप, दोगे धमकी दोगे, ठीक है। बिल्डर आपको क्या पता, बिल्डर के आप घर पहुंच गए, और बिल्डर घर पहुंच गए, 5-10 लोग घर पहुंच जाते हैं उसके, बहुत बड़ा घर उसका, घर पहुंच गए और तान दिया बंदूक कि पैसा ट्रांसफर कर, नहीं तो यहीं कहीं है तेरा काम तमाम हो जाएगा। अब 10 लोगों में 5 लोग ऊपर पहुंच गए हो, 5 लोग नीचे वैन में बैठे हो, कुछ लोग गार्ड की तरह खड़े हो गए हो ताकि दिक्कत कोई ना आए, समझ आ रहा है? तो 5-10 लोग गए हो घर पे क्या करने, धमकाने धमकाने गए हो, तो होगा एक्सटॉर्शन, होता है एक्सटॉर्शन। मगर इंस्टेंट डेथ का आपने फियर उसको दिया है, उसके सर पे लगा दिए बंदूक कि तुरंत के तुरंत इंस्टेंट ट्रांसफर का यूपीआई कर, हाँ तुरंत ट्रांसफर कर पैसा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है रॉबरी का एक्सटॉर्शन, समझ आया? तो रॉबरी हो गई, मगर गए कितने लोग हो, 5 से 10 लोग गए हो, ज़्यादा लोग गए, मोर देन 5 गए हो, 10 लोग गए हो, तो क्या कन्वर्ट हो गया अपने आप डकैती, समझ आ रहा है? क्लियर है? या तो भाई 10 लोग हो, 10 लोग ने क्या करा, प्लानिंग करा है कि भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, इसके घर में चोरी करनी है, 10 लोगों ने क्या करा है, चोरी करने का सीन बनाया है। अब चोरी करने के लिए 10 लोग
पूरे सब मिले हैं, कोई गाड़ी में बैठा है, कोई ऊपर गया, कोई किसी घर में है, कोई किसी रूम में है, पूरे फैल गए हैं 10 के 10 लोग। और कोई लोग एक्चुअल में अंदर से सामान लेने गए हैं। सामान लेने अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भाई मालिक उठा हुआ है वहाँ का घर का। ठीक है, अब मालिक उठा हुआ है तो भाई साहब अब चोरी तो नहीं हो पाएगी, ऑफेंस ऑफ चोरी तो हो नहीं पाएगा, वो तो रोकेगा। आप सही अब निकल भी नहीं पाओगे। अब आपने क्या करा, आपने क्या करा, आपने क्या करा, आपने उसको या तो मारा, आपने उसको पीटा, या तो उसने आपको डराया, आपने उसको धमकाया कि चुपचाप बैठ जा। जो भी करा तो आपने फियर क्रिएट कर दिया, या तो एक्चुअल में उसको मार पीट दिया, या एक्चुअल में उसकी जान ले ली, कुछ भी करा। और उसके बाद आप सामान लेके गए, उसके बाद आप सामान लेके जा रहे हो, तो सर ये पहले कन्वर्ट होगा किसमें, थेफ्ट विल कन्वर्ट इनटू द रॉबरी। ठीक है, मगर लोग कितने हैं, लोग कितने हैं सर, 10 लोग गए थे काम करने, पूरा सब 10 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था इसमें, बहुत बड़ा बंगला था, सब लोग काम करें इसमें, तो ये इन्वॉल्वमेंट इस क्या बोल देंगे, ऑफेंस ऑफ डकैती। सिंपल सी बात है। तो मतलब अगर कोई भी लोग 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी कमिट कर रहे हैं, रॉबरी आपको पता ही क्या होती है, रॉबरी अगर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑफेंस ऑफ डकैती। वो डकैती के चार्जेस में अंदर जाएंगे सब के सब। ऐसा नहीं कि सर मिल के तो सब कर रहे थे सर, प्लानिंग सब ने करी है, करा सब कुछ है, और सर गया तो एक ही बंदा था घर के अंदर, भाई साहब एक से नहीं, मतलब सब के सब को सजा मिलेगी इसकी। आ रहा है समझ, सही, क्लियर है। इधर आओ देखिए क्या लिखा है। When 5 or more persons conjointly मिलके commit or attempt to commit a robbery, लो भाई commit कर रहे हैं या attempt कर रहे हैं robbery का, और where the whole number of persons पूरे के पूरे conjointly committing or attempting to commit a robbery, देख लिए समझ आ रहा है आ रहा है समझ। एंड persons present and aiding such commissions or attempt, लोग भाई, और जो लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं, तो लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं भाई। कोई पर्सन जो फोन से पूरी डीलिंग कर रहा है, कोई बंदा ऐसा है कि भाई उसके जो जितने भी घर के कैमरे लगे हैं सबको हैक करके रखा हुआ है। हाँ, कोई बंदा ऐसा है पूरी घर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, खबर दे रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, समझ आ रहा है? तो आप क्या कर रहे हो, मदद कर रहे हो इन एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट टू कमीशन अमाउंट्स टू 5 or more, एवरी पर्सन सो कमिटिंग, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, एवरी पर्सन सो कमिटिंग, या एवरी पर्सन सो अटेम्प्टिंग, या एवरी पर्सन टू एडिंग, जो हेल्प कर रहे हैं, हर एक पर्सन इज सेट टू कमिट अ डकैती। आ रहा है समझ। एसेंशियल एलिमेंट्स देख लीजिए, देयर शुड बी एटलीस्ट 5 पर्सन बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन और एडिंग, या तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जा रहे हैं काम करने, ठीक है जो भी है, और या तो भाई हेल्प कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहे मदद करना, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा आपका। दे विल कमिट रॉबरी और इट्स अटेम्प्ट, या तो रॉबरी आप करोगे कंप्लीट हो जाएगा, दे विल कमिट रॉबरी का मतलब कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड कंप्लीटेड, या तो कंप्लीट हो जाएगा, और या तो अटेम्प्ट में फंस गया मतलब पकड़ जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। एवरी पर्सन वेदर कमिटिंग और एडिंग इज सेट टू कमिट, तो एवरी पर्सन ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्लियर है। ये केस दिया हुआ है देखिए, अ गैंग ऑफ 5 डकैट्स, वन ऑफ whom हैड अ गन, एक के पास क्या थी, अब 5 डकैत थे, पांच, पांच में से एक के पास थी गन, रेडेड द हाउस ऑफ एक्स, लो भाई पहुंच गया उसके घर के अंदर, ठीक है। आफ्टर लूटिंग while they were running away with their booty, they shot down one villager, तो भागते भागते मार भी दिया किसी को। देखिए भाई, 5 लोग गए हैं डाका डालने घर में, 5 लोग डाका डालने गए हैं, एक के पास गन थी, गए 5 लोग हैं, गन एक के पास थी, समझ आ रहा है। तो रेडेड द हाउस ऑफ एक्स, घर गए और जो भी उनको लूटना लाटना था सब कुछ लेके आ गए, डाका डाल दिया, पूरा हो गया काम। अब जब वापस निकले वहां से, जब वापस जा रहे थे, आफ्टर लूटिंग मतलब जब वहां से वापस जा रहे थे, while they were running away with their booty, they shot down one villager, रास्ते में कोई विलेजर मतलब रोकने की कोशिश करा होगा, रोकने की कोशिश करा, तो जिसके पास गन थी उसने निकाला गन और उसको शूट कर दिया। इट वॉज हेल्ड, अब मैटर गया कोर्ट में, इट वॉज हेल्ड दैट द मर्डर कमिटेड बाय डकैट्स while carrying away the stolen property was murder committed in the commission of डकैती and every offender was therefore liable for the murder also। लो भाई, समझ आ रहा है। हुआ क्या, 5 लोग गए डाका डालने, डाका डाल दिया, पूरा सब कुछ हो गया, लेके प्रॉपर्टी निकले, प्रॉपर्टी लेके जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, किसी एक बंदे ने रोकने की कोशिश करी, जैसे रोकने की कोशिश करी वैसे क्या हुआ कि जिसके पास गन थी उसने गन निकाली और मार दिया, बाद में सब पकड़े गए, ठीक है। अब वहां पे जब कोर्ट में मैटर चला तो बाकी 4 लोग बोले कि सर हमने थोड़ी मारा है, मारा तो इसने है, हमने हाँ डाका डाला है तो हमको डाका डालने की सजा दीजिए, डकैती की सजा दीजिए, मगर मर्डर हमने नहीं किया, मर्डर इसने किया है। तो कोर्ट बोलता है भाई साहब मर्डर भले गोली भले इसने चलाई हो, मगर मगर ये जो मर्डर का ऑफेंस हुआ है ये कब हुआ है, ये ऑफेंस तब हुआ है जब आप लोगों ने डाका डाला था,
समझ आ रही? देखिए वही लिखा है, इट वॉज हेल्ड दैट मर्डर कमिटेड बाय डकैट्स वाइल कैरिंग अवे द स्टोलन प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी को लेके जा रहे थे तब मर्डर हुआ है। वॉज मर्डर कमिटेड इन द कमीशन ऑफ डकैती, डकैती मतलब ये माना जाएगा जब डाका डाला आपने, तो डाका डालते हुए आपने मर्डर कमिट किया है। एंड एवरी ऑफेंडर वॉज देयरफॉर लायबल फॉर द मर्डर, समझ आ रहा है? ये माना जाएगा जो भी ऑफेंस हुआ है उस समय, उसके दौरान, मतलब आप एक ऑफेंस करने गए हो और एक ऑफेंस को करते हुए जितने भी ऑफेंस होते जाएंगे, भले कोई भी कर रहा हो आपके साथ का लोग, उस सब ऑफेंसेस के लिए जितने लोग हैं सब चार्जेस जाएंगे, सब फंसेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? बोलिए, बोलिए, आता है समझ? बोलो। बैंक में आप डाका डालने गए, बैंक में 5 या 5 से ज्यादा लोग डाका डालने गए हैं, 6 लोग गए डाका डालने। अब जब बैंक के अंदर आप डाका डालने गए तो अंदर आपको गार्ड ने रोकने की कोशिश करी, ठीक है, तो एक बंदे ने क्या निकाला, पिस्टल निकाली, मार दी गार्ड को, खत्म। ठीक है, दूसरा गार्ड आया तो दूसरे पर्सन ने क्या करा, उसको पकड़ा और अच्छे से मारा पीटा, उसको डंडा मारा, बेहोश कर दिया। समझ आ रही है? क्लियर है? तो भाई साहब अब आपने डकैती डालते समय, बैंक में डाका डालते समय क्या करा, मर्डर भी हो रहा है, बैंक में डालते डाका डालते समय आपने चोट भी पहुंचाई है, और भी ऑफेंसेस हो सकते हैं डाका डालते समय। अब करा तो एक एक पर्सन ने है, बाकी लोगों ने तो कुछ नहीं किया जो आपके साथ आए हैं। हाँ, मगर करा किस दौरान है, करा किस दौरान है, करा किस दौरान है, जो मेन ऑफ ऑफेंस करना है उस दौरान ये सब काम हो रहा है। तो जो जो ऑफेंस होता जाएगा, चाहे कोई भी करे, उनमें से कोई भी करे, सब के सब जाएंगे उस चार्जेस में। पता है समझ? ये होता है। क्लियर है? ये नहीं बोलते सर मैंने तो नहीं गोली चलाई, ऐसा नहीं होगा। पनिशमेंट क्या है डकैती की, देख लीजिए, डकैती की पनिशमेंट है, whoever commits डकैती shall be punished with imprisonment for the life, उम्र कैद मिलती है सर, ये उम्र कैद। अब डकैती क्या है, डकैती क्या एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी है, ये और सीरियस नेचर ऑफ रॉबरी है। रॉबरी क्या होता था, रॉबरी होती थी सीरियस नेचर ऑफ थेफ्ट या एक्सटॉर्शन, ठीक है, तो रॉबरी होती थी। अब डकैती क्या है, डकैती और उससे ज्यादा सीरियस है, ठीक है, यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे इट इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी, ठीक है, ये और बड़ा अपराध है एक तरह से, तभी देखो इसकी सजा भी ज्यादा है। imprisonment for life, या तो with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years, and और साथ में and है, and shall also fine, तो चाहे उम्र कैद हो के साथ भी फाइन, चाहे रिगरस imprisonment आपको किसी स्पेसिफिक टेन्योर की मिल रही हो अप टू 10 years, तो उसके साथ भी फाइन है। However, there are different punishments for robbery and for डकैती depending upon the situations। इसके लिए आप अपना मॉड्यूल रेफर कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रेफर योर आईसीआईसीआई मॉड्यूल। अलग अलग केसेस दिए हैं वहाँ पे, जैसे मैंने रॉबरी का बताया था, तो रॉबरी हो चाहे डकैती, उसके अलग अलग केसेस दिए कि अगर आपने डाका ऐसे डाला, रॉबरी ऐसे कमिट करी, तो इसमें सज़ा क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएंगी। उसकी पूरी एक लिस्ट है, उसमें समझाने वाला मेरा एक पॉइंट भी नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। लिस्ट दी है अलग अलग ऑफेंसेस के तरीके, अलग अलग सिचुएशंस दी हैं कि अगर आप इस तरह से रॉबरी करते हो, इस तरीके से रॉबरी करते हो, इस तरीके से डाका डालते हो, जो भी है, तो उसकी सज़ा ये है, उसकी सज़ा ये है, उसकी सज़ा ये है, ठीक है। तो सिचुएशंस अलग अलग है, पनिशमेंट्स अलग अलग है, मतलब मगर क्या मैंने आपको समझा दिया, आता है तो उसकी लिस्ट दी है आपके मॉड्यूल में दिया है, आप उसको वहाँ से रेफर कर सकते हो, उसको आप रिटेन अपने माइंड में रिटेन कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता। क्लियर है? मैंने जबरदस्ती यहाँ पे लिस्ट नहीं डाली, फालतू का इतना लंबा लिस्ट डाल दो यहाँ पे, क्या मतलब है? मॉड्यूल में दिया, देख लेना, मॉड्यूल से नहीं कर पाओ तो उससे देख लेना, आपके बेयर एक्ट से देख, ऐसे मॉड्यूल में गिवन है। क्लियर है? तो यहाँ जाके हमारे ये 4-5 ऑफेंस जो मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द न्यू टाइप ऑफ ऑफेंस, और अगला आपका टॉपिक दिख रहा है आपके सामने, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का टॉपिक करें, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।